यार ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये अपना नाम बदल ले। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, ये उससे रिक्वेस्ट है। जो उसके माँ बाप ने अपना नाम उसको दिया हुआ है ना, वो नाम लिखे, वरना मैंने उठा के बाहर फेंक देना, फिर ना कहिएगा। अच्छा बच्चों, अभी हम लोगों ने जो डिसीजेस डिस्कस करनी है, उनमें से सबसे पहली जो डिसीज होगी वो होगी न्यूमोकनियोसिस। देखो यार, रिस्पिरेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये जो डिजीजेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग बच्चों एग्जाम के अंदर अपीयर हुए न्यूमोकनियोसिस में से क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा एक आधा, क्योंकि न्यूमोकनियोसिस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि न्यूमोकनियोसिस क्या होता है। न्यूमोकनियोसिस, तो अभी हम इसको एक तरह का डिस्कस करते हैं, ठीक होगा बच्चों। देखें यार, आपने ये कहना होता है कि न्यूमोकनियोसिस जो है ये आपकी रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। अब बच्चों मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। शाबाश, जो रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है इसके अंदर जब हम FEV1 और FVC की रेशियो निकालते हैं तो वो क्या निकलती है। तो आपने कहना है कि FEV1 और FVC की जो रेशियो है रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर, वो क्या निकलती है, एक तरह की ज्यादा निकलती है। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि न्यूमोकनियोसिस जो होता है, इसके अंदर जो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है वो कौन सी हैं। न्यू जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूमोकनियोसिस वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है कि आपकी एक तरह की ये रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। इसके अंदर FEV1 और FVC की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, एक तरह की ज्यादा होती है। न्यूमोकनियोसिस, आप ये कह सकते हो कि अगर कोई भी बंदा कोई काम करता है और काम करने के बाद उसके लंग्स के अंदर कोई ना कोई डिजीजेज हो जाती है, तो इनको आप न्यूमोकनियोसिस कहते हो। फॉर एग्जांपल, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ऐसे लोग जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल आपका एक तरह का, आप ये कह सकते हैं कि सैंड्स के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग जो बच्चों एक तरह का शिप यार्ड के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग जो कोल माइन के अंदर काम करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल के रिलेटेड बीमारी है। तो आपका ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है और आपने इसके अंदर एक तरह का कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया बच्चों। तो अभी हम वन बाय वन करके इन सब को डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, लंग डिजीजेस के अंदर कौन सी डिजीज है। तो आपने कहना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एस्बेस्टोसिस। वो क्या एक तरह की एस्बेस्टोसिस है। देखें जी, हमने पहले नंबर पर पढ़ा एक तरह की एस्बेस्टोसिस क्या होती है। देखो बच्चों के एस्बेस्टोसिस के बारे में आपने ये कहना होता है कि एक तरह की ये वो लोगों के अंदर होती है जो लोग एक तरह का शिप यार्ड का काम करते हैं, या फिर एक तरह का कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं, या प्लम्बर का काम करते हैं। तो अगर कभी भी एग्जामिनर कहे कि हाँ जी जनाब आपके पास कोई ऐसा बंदा आया जो कि एक तरह का प्लम्बर है, ठीक है बंजो, या वो ये कहे कि एक तरह का कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करता है, या फिर वो ये कहे कि हाँ जी जनाब शिप यार्ड है उसके अंदर काम करता है, तो ये सारी की सारी बातें एग्जामिनर ये कहे और उसके बाद आपको ये कहे कि एक तरह का, अब उसके अंदर क्या है, एक तरह की लंग्स की डिजीज है, सांस लेने का प्रॉब्लम है, और उसके अंदर आपने क्या देखा कि FEV1 जो है और FVC की जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो ये कौन सी डिजीज है। तो आपने ये कहना है कि ये रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज को याद करने का जो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, ये जितनी भी ये एक तरह की आपके ऑक्यूपेशन के रिलेटेड जो डिजीजेस होती हैं, इनको याद करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है कि आपकी डिजीज का नाम और उसके रिलेटेड जो बंदा जो काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, बस ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि एस्बेस्टोसिस किन लोगों में होती है, जो कि फॉर एग्जांपल शिप यार्ड के अंदर प्लम्बर उन लोगों के अंदर, या फिर एक तरह का आपने कहना कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं, इनको आपने एक तरह का याद करना है, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी, जब हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमें इसके अंदर कुछ बॉडीज मिलती हैं और उन बॉडीज का नाम होता है फ्रीजीनियस बॉडीज। क्या
कहते हैं एक तरह का, आपने कहना है कि हम इसके अंदर बॉडीज देखते हैं और उसको हम क्या कहते हैं एक तरह का फ्रीजीनियस बॉडीज कहते हैं। ये एग्जाम के अंदर बच्चों क्वेश्चन आता होता है कि हाँ जी जनाब आप कौन सी बॉडीज देखते हैं, तो आपने कहना है कि हम इसके अंदर फ्रीजीनियस बॉडीज देखते होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि ये आपका एक तरह की, जब हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो एस्बेस्टोसिस के अंदर जो लंग्स होगा उसके अंदर जो शेप मिलती है वो कैसी मिलती है, तो आपने कहना डंबल शेप। ये देखें ऐसे तरह डंबल होते हैं ना बच्चों, आपने कहना ये डंबल शेप होती है, ठीक है, यानी कि आपने कहना डंबल शेप आपको मिलती होती है, डंबल शेप, ठीक होगा बच्चों। इसके बाद आपने आगे जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि एस्बेस्टोसिस वो डिजीज होती है जो लंग्स के लोअर लोब के अंदर फाइब्रोसिस करवाती होती है। क्या करवाती है? एक तरह की लंग्स के लोअर लोब के अंदर जो होती है वो एक तरह की फाइब्रोसिस करवाती है। तो आपने कहना है ये लंग्स लोअर लोब को इन्वॉल्व करती होती है बच्चों, लोअर लोब जो होता है वहां पर एक तरह की फाइब्रोसिस करवाती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि एस्बेस्टोसिस जो होती है ये आपकी बॉडी के अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और मीजोथेलियोमा करवा सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बुक जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि हाँ जी जनाब ये आपका दोनों कैंसर करवाती है, लेकिन जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है उसके जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मीजोथेलियोमा, एज कम्पेयर टू मीजोथेलियोमा। तो बच्चों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना और ये एग्जाम के अंदर आते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश। हाँ जी बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक किसी एक सिंगल पॉइंट की समझ नहीं है बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने क्या कहना है कि एस्बेस्टोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसके साथ रिलेट करती है प्लम्बर के साथ, कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ, शिपयार्ड के साथ। आपने कहना है इसके अंदर एक तरह की रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है, रिस्ट्रक्टिव लास्ट पॉइंट, ओके ओके, रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज वो होती है जिसके अंदर FeV1 और FVC की जो रेशियो होती है वो जनाब आपकी एक तरह की ज्यादा होती है। उसके बाद आपने कहना है कि हम इसके अंदर बॉडीज देखते हैं और उन बॉडीज का नाम होता है फ्रीजूनियस बॉडीज, ठीक है। इस मोस्ट कॉमन लंग डिजीज नहीं, आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये मोस्ट कॉमन लंग डिजीज है, ये रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज का एक पार्ट है। उसके बाद आप कहते हैं डंबल शेप आप इसमें देखते होते हो, लोअर लोब जो होता है वो इसके अंदर लोब होता है। आपके लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? राइट साइड पे 3 लोब हैं, लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं। तो जो लोअर लोब होता है वो आपका इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल एस्बेस्टोसिस होती है वो लंग्स कार्सिनोमा करवाती है। लंग्स कार्सिनोमा के अंदर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और दूसरा होता है मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा जो होता है ना बच्चों, उसको हम कहते होते हैं कि ये प्लूरल कैविटी का कैंसर है। ये क्या एक तरह का प्लूरल कैविटी होती है, ठीक हो गया। आपने कहना है फिर एक तरह का, आपने कहना है कि ये एक तरह का क्या होता है कि एक तरह का, आपने कहना है कि ये एक नहीं, इसमें ग्राउंड ग्लास इस तरह की प्रॉपरली अपीयरेंस की बात नहीं होती कि हाँ जी जनाब आप इस तरह कोई देख रहे हो। अच्छा जी, आपने कहना होता है कि दूसरा क्या होता है एक तरह का मीजोथेलियोमा होता है कि फॉर एग्जांपल प्लूरल कैविटी के अंदर आप देखते होते हैं। अब ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मीजोथेलियोमा, अब एग्जामिनर बच्चों पता है कैसे कैसे पूछता होता है, एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि हमें ये बताओ कि किसी बंदे के अंदर जो मीजोथेलियोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है उसके जो चांसेस होते हैं वो आपके ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आपका एक तरह का मीजोथेलियोमा, ठीक हो गया। ये आपने याद करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन कौन सी जो चीजें होती हैं वो देखते हैं। जहां तक बच्चों एक तरह की फ्रीजीनियस बॉडीज का क्वेश्चन है कि फ्रीजीनियस बॉडीज क्या होती हैं। फ्रीजीनियस बॉडीज आपने कहना होता है कि ये आपकी एक तरह की माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं, ये एक्सरे के अंदर हमें नजर नहीं आती, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली, जैसा कि किसी को टिश्यू ले लिया, ठीक हो गया, तो उसको हम ये कहते होते हैं। और इसके अंदर फ्रीजीनियस क्या है? अगर कोई भी बच्चों एक तरह की फेरस है और फेरक है, आपने पढ़ा था ना, एक होता है Fe+2, एक होता है Fe+3, ठीक है। और ये क्या है? ये फेरस है और इसका नाम क्या होता है? फेरक है। तो जहां पर ये लफज फेर वाला आ जाए, फेर, तो इसका मतलब है कि तल्लक किसका है? आयरन का है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये आपका एक तरह का वो चीज होती है कि जिसके अंदर आयरन और प्रोटीन कोटेड होती है। क्या होती है? एक तरह की आयरन प्लस प्रोटीन जो होती है वो एक तरह की कोटेड होती है। तो आपने कहना है अगर आयरन और प्रोटीन की जो लेयर है वो लगी हो तो आप इसको कहते होते हो कि ये कौन सी बॉडी एक तरह की फ्रीजीनियस बॉडीज होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको पता नहीं लगा हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे, बंदा पूछ सकता है। और ये आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर देखते हो कि जब आप लंग्स देखते हो तो उसके अंदर क्या होती है? आयरन की लेयर लगी हुई होती है। उसके बाद गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल हाँ गोल्डन ब्राउन होते हैं, ठीक हो गया। आपने कहना गोल्डन ब्राउन जो होता है वो फ्यूसिफॉर्म रॉड्स वगैरह होते हैं, रॉड्स यानी कि आपका डंबल शेप होते हैं, ठीक है बच्चों। सर ये तो ये आयरन लैब एंड सही है। जी जी बच्चों बोलो।
आयरन एंड, ये सर आपकी राइटिंग का पता नहीं चलता। प्रोटीन प्रोटीन आपने प्रोटीन बताया आयरन प्रोटीन एंड फास्फेट के साथ ऐड होती है F3, आपने प्रोटीन बात की। प्रोटीन 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 प्रोटीन। प्रोटीन। हाँ, अब हम ये देखा, उसके बाद अब आ जाओ जनाब, एक तरह का नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ब्रिलियोसिस क्या है। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम तीनों बुक से कर रहे हैं, यूएसएमएल फर्स्ट एड, यूएसएमएल स्टेप टू सीके, और तीसरे नंबर पे इनाम दानिश। आपने भी तीनों से पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, क्या होता है, एक तरह का ब्रिलोसिस होता है। देखो बच्चों, और कोई चीज याद हो ना हो, मैं कहता हूं आपको अंदर कुछ पता चले ना चले, आपको बस एक चीज का पता होना चाहिए। वो क्या है? आपने कहना होता है कि इनका काम क्या है। सिर्फ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछता ही ऐसे है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जब हम एक तरह की बात करते हैं ब्रिलियोसिस के अंदर, तो आपने कहना होता है कि वो लोग जो एरोस्पेस के अंदर काम करते हैं, वो लोग जो एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, ये इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद आपने कहना है ये एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो होती है उनमें, ये आपकी क्या करवाती है? ये भी रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज करवाती है। क्या करवाती है? एक तरह की रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज करवाती है। और उसके बाद आपने कहना है कि इस रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपका क्या बनता होता है? ग्रेन्युलोमा की फार्मेशन होती है। किसकी फार्मेशन होती है? आपके ग्रेन्युलोमा की फार्मेशन होती है। ग्रेन्युलोमा क्या है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ग्रेन्युलोमा क्या होता है बेसिकली? हाँ जी बच्चों, ग्रेन्युलोमा क्या है? सर ये लिम्फोसाइट होते हैं ना, कि शाबाश। टी सेल। और हाँ लिम्फोसाइट्स के साथ और चीजें भी होती। शाबाश, वेरी गुड सर, शानदार बच्चे। लिम्फोसाइट सर ये लिम्फोसाइट नॉन होते हैं ये जो कैस्केटिंग होते हैं। बच्चे नॉन किजियाटिंग नहीं, इसके अंदर दोनों आते हैं। किजियाटिंग ग्रैन्युलोमा भी आता है, जैसे कि टीबी का जो पेशेंट है उसके अंदर आप किजियाटिंग ग्रैन्युलोमा देखते हैं। आई समझ? नॉन किजियाटिंग ग्रैन्युलोमा जो है वो जनाब आप देखते होते हो सार्काइडोसिस के अंदर देख सकते हो, और कई डिजीज होती हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या देखेंगे? एक तरह का किजियाटिंग ग्रैन्युलोमा होगा। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा ये आपसे पूछे कि एक ग्रेन्युलोमा ये होता है कि कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल भी किसी हद तक ठीक है। देखें, अगर आपके किसी जगह पे इन्फ्लामेशन हुई है और उस जगह पे आपके lymphocytes आ गए हैं, आपके मैक्रोफेजेस आ गए हैं, आपके फिब्रोब्लास्ट आ गए हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स और जाइंट सेल्स, वो क्या बन जाएगा? एक तरह का जाइंट इस तरह बन जाएगा, इकट्ठे हो गए सारे के सारे सेल्स। और इस कंडीशन को आप कहते होते हो ग्रैन्युलोमा। क्या कहते हैं? एक तरह का ग्रैन्युलोमा कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे? ग्रैन्युलोमा देखते होते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का ग्रैन्युलोमा देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा आपसे पूछे कि ग्रैन्युलोमा की डेफिनेशन क्या है, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है क्लस्टर ऑफ सेल्स है। ठीक हो गया? इसके अंदर कौन कौन से? फिब्रोब्लास्ट, उसके बाद कौन से? कोलाजन, उसके बाद कौन से? आपने कहना है फिब्रोब्लास्ट हो गया, आप टी lymphocytes हो गए, मैक्रोफेज हो गए, एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स हो गए, एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स हो गए। ये सारे के सारे जो होते हैं, ये क्या काम करते होते हैं? इन सब को हम क्या कहते हैं? एक तरह का आपका मतलब कि आपने कहना है कि ये आपका ग्रैन्युलोमा बनाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने कहना है कि इस कंडीशन को आपने क्या कहना है? ये है कि जनाब आपकी एक तरह की ब्रिलियोसिस की डिजीज। ब्रिलियोसिस जो होगी वो आपकी अपर लोब को इन्वॉल्व करेगी या लोअर लोब को इन्वॉल्व करेगी? शाबाश, क्या कहते हो आप लोग? हाँ जी बच्चों, जो ब्रिलियोसिस होती है वो आपके अपर लोब को अपर। इन्वॉल्व करेगी या लोअर लोब? आपने कहना है कि अपर लोब को इन्वॉल्व करती। एक बात अपने जहन के अंदर रख लें, एस्बेस्टोसिस के अलावा जितनी भी आपकी न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज हैं, वो सारी की सारी अपर लोब को इन्वॉल्व करती हैं। वो सारी की सारी किसको इन्वॉल्व करती हैं? आपने कहना है वो सारी की सारी आपकी अपर लिप को इन्वॉल्व करती हैं। नंबर वन। नंबर टू, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आया, कोई भी ऐसा पेशेंट आया, और उस पेशेंट के अंदर आप ये देख रहे हो कि न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज है। कौन सी डिजीज है? न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज है। जब आप उसके अंदर न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज देखते हो बच्चों, तो आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल कि न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज के लिहाज से आपने पहले नंबर पे जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि ये आपका लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब आपकी रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो गई एक तरह की, तो बच्चों उस बंदे को राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे ये बताइएगा। उस बंदे को राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज हो गई है, अब उसके अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है कि नहीं? वो आपको मैंने हर चीज जो है वो फुल डिटेल के अंदर बताई हुई है कि वो कैसे होता है। ठीक है?
तो आपने क्या कहना है, अब इस वजह से मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है बच्चों ना। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनेल कहते होते हैं, क्या कहते हैं, एक तरह का कोर पल्मोनेल कहते होते हैं। दूसरी बात, आपने जो बात अपने जेहन के अंदर रखनी है कि वो क्या है, कि बरेलियोसिस जो होता है इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो भी एक तरह के बढ़ सकते हैं। और इसके अंदर जो ग्रेन्युलोमा होता है वो कौन सा होता है, नॉन कैजियाटिक ग्रेन्युलोमा। कौन सा हो गया, एक तरह का नॉन कैशियस ग्रेन्युलोमा। क्या हो गया, एक तरह का नॉन कैजियाटिक ग्रेन्युलोमा। ठीक होगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ जनाब आगे। आगे अभी तक यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई, वो बंदा पूछ सकता है। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस कौन सी डिजीज होती थी, आपने कहना है ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है। आपने कहना है ये प्लूरल कैविटी को इन्वॉल्व करती है। ठीक हो गया। प्लूरल कैविटी को इन्वॉल्व करके उसके अंदर प्लूरल फ्यूजन भी करवा सकती है, उसके बाद मीजोथेलियोमा भी करवा सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि वो लोग जो प्लम्बर का काम करते हैं, जो शिप बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक हो गया, उनके अंदर जो चांसेस होते हैं इन्वॉल्व होने के, आपने कहना है वो लोग जो एस्बेस्टोसिस के रिलेटेड इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू, आपने कहना होता है कि आपके एक तरह के मीजोथेलियोमा। एक बात थी वो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, वो क्या बच्चों, देखें, अगर कभी भी कोई भी पेशेंट आता है, अगर कभी भी कोई भी पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर र्यूमाटाइड आर्थराइटिस है, कौन सी डिजीज आपकी, एक तरह की र्यूमाटाइड आर्थराइटिस है, र्यूमाटाइड आर्थराइटिस है। र्यूमाटाइड आर्थराइटिस के अलावा कासिम, और ये मोबाइल का साथ देता मुझे। अच्छा, र्यूमाटाइड आर्थराइटिस के अलावा आप ये कहो कि उसके अंदर कोई भी लंग्स की फाइब्रोटिक डिजीज है, क्या एक तरह की लंग्स की फाइब्रोटिक डिजीज है बच्चों। तो ये बात आप लोग याद कर लो, अगर किसी बंदे को र्यूमाटाइड आर्थराइटिस है या फिर एक तरह की लंग्स की कोई ना कोई फाइब्रोटिक डिजीज है या न्यूमोकनियोसिस है, ठीक है, न्यूमोकनियोसिस है, इन न्यूमोकनियोसिस के अंदर एस्बेस्टोसिस भी हो सकता है, ब्रिलियोसिस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 7 पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं, क्या एक तरह के पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं। तो बच्चों इस कंडीशन को आप कहते होते हो कि ये क्या है, एक तरह का कैपलान सिंड्रोम। क्या कहते हैं, एक तरह का कैपलान सिंड्रोम कहते होते हैं बच्चों। ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों से कोई भी बंदा ये पूछे कि कैपलान सिंड्रोम क्या है, तो कैपलान सिंड्रोम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी बंदे को र्यूमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि इसके अंदर जनाब किसी बंदे को आपकी न्यूमोकनियोसिस की डिजीज हो सकती है, उसको आप कहते होते हो कि ये एक तरह का कैपलान सिंड्रोम है। बुक के अंदर एस्बेस्टोस के साथ लिखा तो इसका लाजमी मतलब नहीं है कि एस्बेस्टोसिस होगा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो ही हम उसको कैपलान सिंड्रोम कहते हैं। भाई इसके अलावा कोई भी हो सकता है। पल्मोनरी नोड्यूल्स बताइएगा सर, पल्मोनरी नोड्यूल्स का मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर कोई ना कोई एक तरह की नोड्यूल क्या होती है, एक बनाइन ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक हो गया, हम कहते हैं ना बनाइन ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, उसको आप ये कह सकते हो। अच्छा, एक चीज होती है फेल्टी सिंड्रोम, किसी बच्चे को पता है फेल्टी सिंड्रोम क्या होता है, शाबाश। ये ऐसा बच्चा है जिसको अब ये पता हो कि फेल्टी सिंड्रोम क्या होता है। हाँ जी बच्चों, फेल्टी सिंड्रोम का किसी को पता हो, सोनिया, बच्चे जिसके अंदर न्यूट्रोपीनिया होता है, जिसके अंदर वेरी गुड ईमान, वेरी गुड सोनिया, आपने कहना है ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जनाब न्यूट्रोपीनिया देखते हो, जिसके अंदर स्प्लीनोमेगाली देखते हो। शाबाश, आपने दो चीजें बताई। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर र्यूमाटाइड आर्थराइटिस होता है। अगर किसी भी बंदे के अंदर र्यूमाटाइड आर्थराइटिस हो, स्प्लीनोमेगाली हो, और उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या एक तरह का आपका, हम ये देखें कि एक तरह का स्प्लीनोमेगाली और र्यूमाटाइड आर्थराइटिस हो, और साथ आप ये देख लो कि न्यूट्रोपीनिया है, कि एक तरह का न्यूट्रोफिल का जो लेवल है वो एक तरह का कम है। तो इसके अंदर आपने कहना है, हाँ हिपैटोमेगाली भी, इसके अंदर आपने कहना है कि इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एक तरह का, आपने कहना है कि ये आपकी वो कंडीशन होती है जो कि फैल्टी सिंड्रोम करवाती होती है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक आपने, आपको एक तरह का आप लोगों को कोई ऐसा बात जो कि ना समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझे बंदा पूछ सकता है। ठीक है। अब बच्चों की आप एग्जाम्पल ले लें, बच्चे कहते हैं कि सर ने कह दिया ना कि जी जी मोर देन 10 ईयर्स, ये कहते हैं कि सर ने कह दी ना रिकॉर्डिंग का, तो अब तो मसला मिल ही जानी है। अब एक बच्चे का मैसेज है, सर कहते हैं सर जी मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, एक मिनट। सर अस्सलाम वालेकुम सर जी, सर जी 7, 8, 9 एंड 10 जनवरी का लिंक चाहिए बेसिक क्लास का रेनल सिस्टम का। ठीक हो गया जी। मतलब सानू तो इतना समझ जिवें प्यो दे पक्के मुलाजम होंगे ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो वाला हिसाब है। ओ भाई आपको चाहिए आप उस दिन ले लो, ठीक है। आप लोग सो के उठते हो और उसके बाद बंदे को याद आता हो हाँ यार ये काम रहता है, ठीक है, वो अल्लाह हुई है। बच्चे
अपर लोब और लोअर लोब की ये होती है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके एक तरह का एस्बेस्टोसिस में आपका लोअर लोब होता है, अपर लोब नहीं है, लोअर लोब इन्वॉल्व होता है, जो कि आपके डाउनफॉल पोजीशन के अंदर जाते हैं। जैसा कि आपके कोई रूम है, उसके अंदर आप कोई चीज छोड़ते हो, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो नीचे की तरफ जाएंगे। तो इनके अंदर जो एस्बेस्टोसिस होता है वो मोस्टली आपने ये कहना होता है लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है। बाकी जितना भी पार्ट होता है वो आपके अपर लोब को इन्वॉल्व कर रहा होता है, और वहां पर ऑक्सीजन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखें बच्चों, यहाँ पर अभी तक हमने दो डिजीजेस पढ़ी हैं, ठीक है, इन दोनों को मैं रिपीट करता हूँ। एस्बेस्टोसिस रिलेटेड डिजीज, पहले नंबर पे एस्बेस्टोसिस कॉज एस्बेस्टोसिस पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ओके हमने पढ़ा। प्लूरल डिजीज हमने पढ़ा, मैलिग्नेंसी हमने पढ़ा, एसोसिएटेड विद शिप बिल्डिंग ये हमने किया, उसके बाद रूफिंग प्लम्बिंग ये हमने किया, इवोरी वाइट काल्सिफाइड सुप्रा डायाफ्राग्मेटिक प्लूरल प्लेक, ये आपने याद कर लेना है कि हाँ जी जनाब प्लूरल कैविटी के अंदर आप क्या देखते हो, एक तरह का सर सारे रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में प्रोडक्टिव कफ और सीओपीडी में ड्राई, नहीं 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 नहीं, ये लाजमी तो नहीं है। किसने कहा कि सारी रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में प्रोडक्टिव कफ है? ओ भाई सीओपीडी में कहाँ ड्राई है? शानजा बच्चे तेरे तो यमीन नहीं सी, सीओपीडी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं आता, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में तो प्रोडक्टिव कफ है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में तो सबसे ज्यादा मेन प्रोडक्टिव कफ है। रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सांस का होता है, आहिस्ता आहिस्ता सांस का प्रॉब्लम बनता है, और ड्राई कफ का भी आता है शुरू में, बल्कि ये आपने कहना है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के जो चांसेस होंगे वो आपके ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मीजोथेलियोमा, यही है। कैप्लान सिंड्रोम क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस और न्यूमोकनियोसिस, आपको पता चल गया, वही लिखा हुआ है। लोअर लोब इन्वॉल्व होगा, फ्रिजीनियस बॉडीज जो होती हैं जिसको हम गोल्डन ब्राउन फ्यूसीफॉर्म रोड डंबल शेप जो होते हैं वो आपने कहना होता है। ठीक हो गया बच्चों, उसके बाद आपने कहना होता है कि हम किस तरह देखते हैं, पर्शियन ब्लू स्टेन यूज करते हैं, हाई रिस्क ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, हाई रिस्क ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, हाई रिस्क ऑफ आपने कहना होता है प्लूरल कार्सिनोमा मेसोथेलियोमा जिसको हम कहते हैं, हाई रिस्क ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। उसके बाद आपने कहना शिपी यार्ड, ये सारी की सारी चीजों के अंदर ये पाए जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए बंदा पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों क्लियर है। अब हम आगे चलें, उसके बाद देखो बच्चों आगे का क्या हिसाब है। आपने कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट हम जो एक तरह के न्यूमोकनियोसिस के अंदर जो डिजीज पढ़ेंगे उसका नाम क्या होता है? सिलिकोसिस। अभी इसको छोड़ो कोल वर्कर को, अभी हम देखने लगे हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस की अभी तरफ हम आएंगे, पहले बुक से भी रीड करेंगे, पहले इधर देख लेते हैं बच्चों कि सिलिकोसिस क्या होता है। देखें बच्चों, सिलिकोसिस के बारे में आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि सिलिकोसिस की वो डिजीज होती है जिसके अंदर आपने कहना है कि अगर किसी भी बंदे को एक तरह का सैंड के साथ एक्सपोजर होता है, एस सैंड एस सिलिकॉन, ठीक हो गया। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कोई ऐसा बंदा है जो कि सैंड के साथ एक्सपोजर जिसका होता है, सैंड के साथ एक्सपोजर होता है, नंबर वन। सैंड के पास साथ किन लोगों का साथ एक्सपोजर होता है? वो लोग जो आपके एक तरह का वो पत्थर के बना नहीं रहे होते बर्तन वगैरह, इस तरह के आपने देखा होगा पत्थर के बर्तन और ये सारा कुछ करते हैं। ठीक हो गया, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उनके साथ, या फिर फाउंड्री, एक तरह का फाउंड्री का आपने सुना होगा कि हाँ जी जनाब फाउंड्री वगैरह, वो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इनके अंदर क्या पाया जाता है? सिलिकोसिस पाया, इसकी वजह से सिलिका इसके अंदर पाया जाता है, और ये क्या काम करता है? ये सिलिकोसिस की डिजीज करवा सकता है। उसके बाद बच्चों आपने सिलिकोसिस के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमनली जो चीज याद करनी है वो क्या है कि सिलिकोसिस किससे होता है? सैंड के एक्सपोजर से होता है, फाउंड्री के एक्सपोजर से होता है। नंबर थ्री, अपर लोब इन्वॉल्व होगा या लोअर लोब इन्वॉल्व होगा? शाबाश बच्चों, अपर लोब इन्वॉल्व होगा या लोअर लोब इन्वॉल्व होगा, ये बताएं। हाँ जी, आपने क्या कहना है अपर। इसके अंदर भी? अपर लोब। ओए यार फहद तेरा अपर लोअर ही नहीं ठीक हो रहा, तेरू मैं 20 बारी कह देता हैगा कि एस्बेस्टोसिस के अंदर लोअर है, बाकी सब के अंदर अपर है। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होगा? एक तरह का अपर लोब इन्वॉल्व होगा। ठीक होगा बच्चों, अपर लोब इन्वॉल्व होता है। नंबर फोर, उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों, जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि हाँ जी जनाब इसके अंदर अपर लोब इन्वॉल्व होता है। सिलिकोसिस के अंदर आप ये क्या देखते होते हो? आप अपर लोब के अंदर काल्सिफिकेशन देखते हो, उसको हम कहते हैं एग शेल काल्सिफिकेशन। वो भी मैं बताता हूँ क्या एग शेल काल्सिफिकेशन आपने कहना है। एग शेल काल्सिफिकेशन जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। नंबर फोर, नंबर फाइव बच्चों आपने कहना है कि जिस बंदे को एक तरह का सिलिकोसिस की बीमारी हो उसके अंदर कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती है? लिखें, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो बीमारी होती है वो उसको देखने को मिलती है। अब वो क्यों, उसको भी हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब इसकी जो मेन वजह है वो क्या है। ठीक हो गया, अब मेरी बात को थोड़ा सा बच्चों गौर कीजिएगा, जस्ट इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन आया, ठीक है, कोई ना कोई पैथोजन आया।
अब देखें, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है तो उस पैथोजन को जो इनगल्फ करता है वो कौन करता है बच्चों? शाबाश। उस पैथोजन को जो इनगल्फ करता होता है उसका नाम होता है मैक्रोफेज। कौन सा सेल होता है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये था, इसने क्या काम किया? इसने जनाब इस पैथोजन को इनगल्फ कर लिया। मैक्रोफेज ने जब इस पैथोजन को इनगल्फ किया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं फैगोसोम। फैगोसोम वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जनाब आप एक तरह का मैक्रोफेज जो होता है वो उसको एक तरह का इनगल्फ कर लेता है। एक बात अपने जहन के अंदर रखिएगा कि आपका पैथोजन कभी भी उस वक्त तक उसकी डेथ नहीं होती जब तक आपका फैगोसोम आपके लाइसोसोम के साथ ना मिले। तो अब ये जो फैगोसोम है ये किसके साथ मिला बच्चों? ये जो फैगोसोम है बच्चों, आपने ये कहना है कि ये मिलता है लाइसोसोम के साथ। ठीक हो गया? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में ना मिले तो क्या ये आपस में एक तरह की फिर एक तरह की मतलब मिल जाए? पहले पहले हम आप एक नॉर्मल पढ़ते हैं। जब ये फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में मिल जाते हैं तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं फैगोलाइसोसोम। क्या कहते हैं? एक तरह का फैगोलाइसोसोम। और फैगोलाइसोसोम के अंदर क्या होता है? पैथोजन जो होता है वो एक तरह का खत्म हो जाता है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप ये समझें कि एक बंदे के अंदर आपने ये देखा कि एक तरह का फैगोसोम तो हो गया लेकिन वो लाइसोसोम के साथ नहीं मिल रहा। जब वो लाइसोसोम के साथ नहीं मिल रहा तो इसके नतीजे में जनाब आप मुझे ये बताएं कि वहां पर आपका एक तरह का क्या आपका वो पैथोजन किल होगा? शाबाश। क्या वो पैथोजन किल होगा? तो आपने कहना है कि उस जगह पर जो पैथोजन होता है वो किल नहीं होता। जब वहां पर पैथोजन किल नहीं होता तो इसी तरह सेम टू सेम यही मैकेनिज्म होता है टीबी का। किसका मैकेनिज्म होता है? टीबी का। तो टीबी के जो पैथोजन पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी फैगोलाइसोसोम नहीं होती। उसके टीबी के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी क्या होती है? फैगोलाइसोसोम नहीं होती। तो ये एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकोसिस का जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? आपने कहना टीबी। ये याद कर लें, ये एग्जाम के अंदर आता है। नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कहना होता है बच्चों? आपने कहना है कि फैगोलाइसोसोम इम्पेयर्ड हुआ, उसके बाद जनाब आपका टीबी का पैथोजन, तो टीबी जो है उसके साथ बंदे को डिजीज होगी। लेकिन अब देखें यहाँ पर जनाब आपका फैगोसोम तो पड़ा हुआ है। ठीक है? जब ये फैगोसोम पड़ा है तो ये जाके जनाब आपके ब्लड के अंदर दूसरे सेल्स को मैसेज देंगे कि भाईजान आए, यहाँ पर आपका पैथोजन है। जिसके नतीजे में मैक्रोफेज आपकी इंजरी वाली जगह पर आएंगे, यहाँ पर हिस्टियोसाइट्स आपकी इंजरी वाली जगह पर आएंगे। ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो जनाब आपके लेम्फोसाइट्स आके इंजरी वाली जगह पर आएंगे। ठीक है? ये सारे इधर इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन इसको खत्म नहीं कर पा रहे। अब ये जो सेल आपकी इंजरी वाली जगह पर इस तरह होकर इकट्ठे हो रहे हैं तो इसको आप क्या कहोगे? शाबाश। जिसके अंदर जनाब आपके लेम्फोसाइट्स भी हैं, आपके मैक्रोफेजेस भी हैं, आपके एपिथेलाइट हिस्टियोसाइट्स भी हैं। ठीक है? आपके फिब्रोब्लास्ट के सेल्स भी हैं। ये क्या है? इसको आप ग्रेन्युलोमा कहते हो। ग्रेन्युलोमा बेसिकली ये है। तो आपने क्या कहना है कि ग्रेन्युलोमा क्या है? ये ग्रेन्युलोमा फार्मेशन है। ये एक तरह का ग्रेन्युलोमा फार्मेशन है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि ग्रेन्युलोमा क्या होता है तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर एपिथेलियोइड, हिस्टियोसाइट्स, फिब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर गुच्छा बना देते हैं। उसको आप ग्रेन्युलोमा कहते होते हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको जनाब एक तरह का सिलिकोसिस में किसी एक सिंगल पॉइंट की भी नहीं समझ है, बंदा पूछ सकता है। बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताएं, सिलिकोसिस के अंदर आप किन लोगों के अंदर देखते हो सिलिकोसिस? शाबाश, ये बताएं। सिलिकोसिस की बीमारी आप किन लोगों में देखते हो? जल्दी 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 जल्दी। उन लोगों के अंदर जो सैंड के अंदर काम करते हो, फाउंड्रीज वगैरह माइंस के अंदर काम करते हो। ठीक हो गया? इसके अंदर क्या आपका जो मैक्रोफेज होगा वो एक तरह का मतलब के मैक्रोफेज जो होगा इसके अंदर आपने क्या कहना होता है कि फैगोसोम बन जाता है। और क्या फैगोलाइसोसोम होगा? शाबाश। क्या फैगोलाइसोसोम इसके अंदर होता है? नहीं होता। तो इसके अंदर कौन सी डिजीज हम देखते हैं बच्चों? इसके अंदर आपकी कौन सी डिजीज देखते हैं? टीबी की डिजीज देखते हैं। बाकी आप सबको पता है कि सिलिकोसिस आपकी एक तरह की न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज है। सिलिकोसिस आपकी न्यूमोकोनियोसिस की डिजीज है। तो अगर कोई एग्जामिनर ये कहे आपको कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से आपको एक तरह का कैपलान सिंड्रोम हो सकता है तो आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते कि बिल्कुल हो सकता है भाईजान, हम तो ये पहले मानते हैं। दूसरी बात, इसकी वजह से जनाब आपने कहना होता है कि कोर पल्मोनेल हो सकता है। क्योंकि क्योर पल्मोनेल क्या है कि आपको आपको पता है कि राइट साइड हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम कौन सी क्लासिफिकेशन देखते हैं? एगशेल क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके अंदर कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है? हाँ जी, आपने कहना होता है कि इसके अंदर जो लोब इन्वॉल्व होता है वो होता है जनाब आपका एक तरह का
अपर लोब, ठीक है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि मैक्रोफेजिस के साथ जब भी सीली का सामना होता है तो मैक्रोफेजी कुछ सब्सटेंस आपके रिलीज करते हैं, जिसका हम कहते होते हैं कि वो सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स। क्या कहते हैं? एक तरह का फाइब्रोजेनिक सब्सटेंस। ये फाइब्रोजेनिक जो सब्सटेंस होते हैं बच्चों, ये क्या काम करते हैं? तो आपने कहना है कि फाइब्रोजेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि फाइब्रोसिस करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं? एक तरह की फाइब्रोसिस करवाते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर कभी भी ये पूछा जाए कि फाइब्रोसिस कैसे होती है तो आपने कहना है फाइब्रोजेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। कि फाइब्रोजेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज होते हैं जो कि फाइब्रोसिस करवा रहे होते हैं। एक और बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर सिलिका के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें बता के उसके बाद अब मैं आप लोगों को चलो इस बार इधर से रीड करवा देता हूँ। ये क्या है? सैंड ब्लास्टिंग फाउंड्रीज माइंस मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्ड टू सिलिका एंड रिलीज फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स। क्या करते हैं? एक तरह का वो कौन सा फैक्टर रिलीज करते हैं? फाइब्रोजेनिक फैक्टर रिलीज करते हैं, लीडिंग टू फाइब्रोसिस। इट इज thought that silica may disrupt the phagolysosome and impair the phago macrophages, increase susceptibility to TB। ठीक हो गया बच्चों? सर आस में इसमें आरे भी होगा, समझ नहीं आई शकील भाई। हाई इसमें रिस्क ऑफ द, रोमेटोइड आर्थराइटिस भी आएगा? लाजमी नहीं है कि इसके अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस हो। अगर कोई क्योंकि सर पेशेंट जिसके बच्चे अंदर कौन। रूमेटाइड आर्थराइट, मेरी बच्चे बात सुनो, अगर कोई पेशेंट जिसके अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस भी आ जाए और साथ इसके लंग्स की डिजीज आ जाए, पल्मोनरी नोड्यूल्स की कोई भी डिजीज आ जाए, न्यूमोकनियोसिस की, तो उस कंडीशन को आप कहते हो कैपलान सिंड्रोम। लेकिन ये कहीं नहीं है कि हाँ जी जनाब अगर किसी बंदे को क्या रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो क्या उसके अंदर 100% नोड्यूल्स बनेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपने याद करना है। ये अगर किसी बंदे को एक तरह का शिप यार्ड के अंदर वो काम कर रहा है या किसी जगह पे वो काम कर रहा है तो क्या उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। आगे समझ के नहीं? क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यार देखो, जो वहां पर लोग काम करने वाले हैं उनका एक तरह का एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सपोजर के साथ, ठीक है। वो एक्सपोजर का सब्सटेंस आ रहा है, उसके बाद नॉन कजियाटिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर आपने कहना है वो वर्किंग एक्सपोजर के साथ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी बीमारी कोई वर्किंग एक्सपोजर के साथ नहीं है, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है। तो दोनों डिजीज के अंदर बहुत फर्क है। ऑटोइम्यून डिजीज वो होता है जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, ठीक हो गया बच्चों? के नहीं है माना कि इसके अंदर भी आपकी फाइब्रोसिस होगी, इसके अंदर भी आपका इम्यून सिस्टम सारा करेगा, लेकिन इसके अंदर एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर है, वहां पर बंदा काम करना छोड़ देगा तो बंदा ठीक हो सकता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये नहीं है कि हाँ जी जनाब आप कुछ छोड़ दो तो ठीक हो जाओगे। ये कुदरती है, एक बार ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पूरी जिंदगी भी चले। तो हम जिन पेशेंट्स को देखते हैं उनकी बेचारों की पूरी पूरी जिंदगी चले जाती है इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। समझ आ गई शकील? जी सर। ओके। अफेक्ट अपर लोब, एक्शियल calcification, lymph node और एक्सरे, ये आपने पता होना है। इसके अंदर lymph node भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब के ये आपने कहना है। आगे देखो बच्चों, आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे का क्या सीन है। आगे बच्चों आप लोगों को पता है कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी ये पूछा जाए कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास आता है जिस पेशेंट के अंदर आपने ये देखा कि जैसा कि हमने न्यूमोकनियोसिस का ये सारा कुछ एक तरह का हमने एक तरह का आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया, उसके बाद आपने ये कहना होता है कि एक चीज़ होती है जिसके अंदर आपने कहना है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस का बच्चों मतलब पता क्या होता है? आपने कहना है कि अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम अब कोई कराची में जो बंदा रह रहा है वहां पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, बल्कि कहीं भी कोई बंदा रह रहा है वहां पर ट्रैफिक ही है, ठीक हो गया। जहां पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक है तो ट्रैफिक की वजह से वो जो धुआं निकलेगा तो वो जो बंदा उधर से जा रहा है वो सांस ले रहा है, तो वो जो धुआं होगा वो जनाब आपके लंग्स के अंदर जा रहा है। ऐसे ही है। जब उसके लंग्स के अंदर जा रहा है बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि उसके लंग्स के अंदर कार्बन जा रही है कि नहीं जा रही? जब उसके लंग्स के अंदर कार्बन जा रही है तो उसके अंदर जो लंग्स होता है वो क्या हो जाता है? मुकम्मल तौर पर ब्लैक कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तरह का ब्लैक कलर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर कोई भी बंदा जो कि जनाब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया के अंदर हम रहते हैं जहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा मच पॉपुलेटेड एरिया, क्राउडेड एरिया, और वहाँ पर जनाब हम जाते हैं तो वहाँ से जनाब जो आपकी ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से जो धुआं वगैरह है वो आपके अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक हो गया। और उसकी वजह से जो लंग्स होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और इवन तक के बंदे को सिम्टम्स भी नहीं आते। क्या है? बंदा असिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो आपने कहना है कि अगर कोई भी बंदा आपके पास आ से आए और उसके अंदर आप ये कहो कि हाँ जी जनाब उसका कोई ऐसा एक्सपोजर हुआ जो कि एक तरह का इन्वायरमेंट के साथ था, कार्बन मतलब कि गया। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि उस बंदे के अंदर जो है वो लंग्स हैं वो ब्लैक कलर के हो गए हैं और कोई सिम्टम नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? आपने कहना है एंथ्राकोसिस। क्या कहना है? एक तरह का
एंथ्राकोसिस। उसके बाद ये किन्हीं के लोगों के अंदर होता है, वो लोग जो कोल वर्कर के अंदर काम करते हैं, कूल वर्कर होते हैं, ठीक हो गया। इसको हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते होते हैं, क्या कहते हैं, एक तरह का ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। और इसके अंदर भी क्या होगा, कौन सा लोब इन्वॉल्व होगा, अपर लोब इन्वॉल्व ज्यादा हो सकता है। अगर उस बंदे का एक्सपोजर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन हो रहा है, बहुत लंबे अरसे तक चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो फिर हम उसके अंदर क्या देखते हैं, नोड्यूलर ओपेसिटीज देखते हैं। और वो कौन सी नोड्यूलर ओपेसिटीज होती हैं, आपने कहना राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटीज, राउंडेड स्मॉल राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटीज जो होती हैं वो आप देखते होते हो। लेकिन अदरवाइज क्या है, अदरवाइज आपने यही कहना है कि हाँ जी जनाब, कभी भी कोई बंदे का एक्सपोजर होगा तो एक्सपोजर के बाद क्या है, आपने कहना है कि उसका लंग्स जो होता है वो ब्लैक हो सकता है, लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं आते, तो इस कंडीशन को एंथ्रोकोसिस कहते हैं। और अगर ये कंडीशन ऐसे ही वर्स रहे तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, नोड्यूलर, आप नोड्यूल्स, आपके स्मॉल राउंडेड नोड्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक और बात जो आपने देखनी है वो क्या, कार्बन आपका इतना छोटा सब्सटेंस है, तो कार्बन को जो आपका पकड़ेगा वो कौन सा सब्सटेंस होगा, आपके इम्यून सेल्स में से, शाबाश, हाँ जी, कार्बन को आपके इम्यून सेल्स में से जो पकड़ेगा उसका नाम क्या होता है बच्चों, जल्दी बताएं। तो आपने कहना है कि कार्बन को आपके इम्यून सेल्स में से जो पकड़ता है वो होता है मैक्रोफेजी। वेरी गुड कायनात बच्चे, आपने कहना है मैक्रोफेजिस। वेरी गुड उकाशा कायनात, उसके बाद सोनिया, ईशा, उसके बाद जनाब शाहमीर। आपने कहना वो क्या होता है, एक तरह का, आपने कहना मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी हम पढ़ते हैं जनाब, ये क्या है, प्रोलॉन्ग कोल्ड वाटर डस्ट एक्सपोजर, मैक्रोफेज किसने पकड़ा, मैक्रोफेज ने पकड़ा। तो मैंने क्या कहा था कि हाँ जी जनाब, इसको कौन पकड़ेगा, मैक्रोफेजिस पकड़ेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस हो सकती है, आल्सो कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज, कैप्लान सिंड्रोम आप इसको कहते हैं, अफेक्ट अपर लोब स्मॉल नोड्यूल्स भी देख सकते हैं, असिम्प्टोमेटिक शूटी एयर, मतलब एक्सपोज अर्बन एरिया के अंदर जो होता है उसके अंदर ये देखने के चांसेस जो होते हैं वो एक तरह के ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ रहे वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था जनाब आपकी बेसिक के लिहाज से, क्लियर हो गया बच्चों, आगे चलें। अब मैं आप लोगों सर से जी क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी बोलो। सर जी, एक क्वेश्चन है। जो आपने हम्म। बोला सिलिकोसिस में फेगोलाइसोसोम का डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से टीबी हो जाती है। तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं मेलाकोप्लेकिया, जो किडनी में होती है, उसमें भी होता है कि फेगोलाइसोसोम का डिफेक्ट होता है। तो सिलिकोसिस की वजह से भी वो हो सकती है। देखें, सिलिकोसिस आप ये कह सकते हो कि जिस डिजीज की आप बात कर रहे हैं उनका लिंक होता है जेनेटिकली, आई सेल डिजीज के साथ रिलेट करती होती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब, सिलिकोसिस उन डिजीजेस को वर्स कर सकती है, लेकिन कोई भी डिजीज अगर कंजेनिटल है तो उसके ऊपर सिलिकोसिस 100% इफेक्ट नहीं कर सकती। उसकी जो रीजन है वो क्या है, कि सिलिकोसिस या न्यूमोकनियोसिस का जब एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, वो पता क्या कहेगा, ये लिख लें, ये बात आपने लाजमी लिखनी है, अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया। वो जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो ये कहेगा कि हाँ जी जनाब, अ 60 year old, a 55 year old, a 50 year old male present to you with complaint of shortness of the breath from the last 15 to 20 year he is working in this industry। आई समझ के नहीं, फ्रॉम लास्ट 15 years, बब्बर के उसने अपनी जिंदगी को 15 साल कहीं लगा दिए हैं, उसके बाद ये हुआ है। ये नहीं है कि हाँ जी जनाब किसी बंदे ने रेत के अंदर 2 दिन काम किया और उसको ये मसला होना शुरू हो जाए। तो 15 साल 20 साल का एक्सपोजर उसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये और उन दोनों में फर्क है। तो आप ये कह सकते हो कि लिंक कर सकते, लेकिन 100% डिजीज का नहीं होता कि हाँ जी जनाब ये डिजीज ही करवाएगी। आई समझ के नहीं आई। अभी हम, जी सर, थैंक यू। ओके बच्चे, अच्छा जी, अभी हम आते हैं आगे, और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी न्यूमोकनियोसिस की डिजीजेस की चीजें थी। देखिए बच्चे, ये आपका टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपकी रहती हैं, वरना आपकी सारी होगी तो वेल एंड गुड है। देखें, ये क्या है, एस्बेस्टोसिस विद इन्वॉल्विंग द मैन्युफैक्चर ऑफ टाइल, ब्रेक लाइनिंग, इंसुलेशन, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिएशन, शिप बिल्डिंग। आपने कहना है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर, आपने क्या कहना है, एक तरह का कोई बंदा कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोई भी काम कर रहा है तो उसके अंदर हम ये देखते होते हैं, ठीक हो गया।
अब देखें, डिमोलिशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंसोलेशन हो गया, उसके बाद शिप बिल्डिंग हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, ये आपने कहना इसके अंदर हम ये देखते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कहना होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि क्या देखे कि वहां पर पढ़ा था सब डायाफ्रेगमेटिक प्लूरल प्लेक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लूरल प्लेक आप देखते हो, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने कहना है हाई रिस्क ऑफ मीजोथेलियोमा एंड लंग कैंसर, द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज हायर इन स्मोकर। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है, मीजोथेलियोमा और लंग कैंसर होता है, लेकिन लंग कैंसर आपने कहना ज्यादा होता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे मिक्स है यूएसएमएल स्टेप्टोसीके के अंदर, जो कि फ्रिजीनियस बॉडीज हैं, जो कि जनाब आपने कहना डंबल शेप्ड हैं, जो कि ब्राउन येलो कलर है, जो कि जनाब न्यूमोकोनियोसिस के अंदर कैपलान सिंड्रोम है, जो कि आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब लोअर लोब इन्वॉल्व होता है, ये सारी इसके अंदर नहीं है। प्लूरल एफ्यूजन होती है, मलिग्नेंसी हो सकती है, तो ये चीजें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इसी वजह से दोनों बुक्स को इकट्ठा पढ़ाता हूँ कि आप लोग जब एग्जाम के अंदर हो तो आप ये ना कहो कि हाँ जी सर ने ये चीज छोड़ दी थी, बाकी पास अल्लाह ताला की जात ही करती, हम मेहनत बस कर सकते हैं, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखो कि इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोल माइन को भी थोड़ी देर में करें, सिलिकोसिस, वर्किंग इन माइन और कोरीज और ग्लास पोट्री और द सिलिका, मतलब कि सैंड वाली कोई भी इंडस्ट्री फाउंड्रीज के अंदर या फिर ग्लास के बर्तन, इन सारों के अंदर जो काम करेगा उसके अंदर सिलिकोसिस हो सकती है। क्या आपने क्या कहना होता है, सिलिकोसिस के अंदर क्या है, ओपेसिटीज इन अपर लोब जोन की, एगशेल कैल्सिफिकेशन देखते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज होता है। उसके बाद आपने कहना स्पायरोमेट्री के अंदर क्या है, भाई सबको पता है, शुरू में बताया कि ये रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, हाई रिस्क ऑफ टीबी, ठीक हो गया, टीबी के जो चांस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है बच्चों, और इसके अंदर फाइब्रोसिस हो सकती है, ये तो सबको पता। आगे आगे आ जाओ जनाब, बेरिलियोसिस, बेरिलियोसिस के अंदर क्या है, वर्क इन हाई टेक्नोलॉजी फील्ड सच एज एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, तो भाई हमने यही बताया, सिरेमिक इंडस्ट्री, फाउंड्रीज, प्लाटिंग, उसके बाद सीलिटिंग, डेंटल मटेरियल साइट्स एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग। एक्सरे क्या होता है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, ये आपको मैंने बताया था बच्चों कि इसके अंदर हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, और उसके अंदर मैंने ये भी बात की थी कि स्टीरॉइड्स आपको बचा सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि क्रोनिक स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जिससे एक तरह के थोड़ा बहुत जो है वो बचने के चांसेस जो होते हैं वो एक तरह के बढ़ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिलियोसिस के अंदर लोअर लोब, उसके अंदर आपने क्या कहना है, एक तरह का क्लासिफिकेशन देखनी है। उसके बाद एक्शेल क्लासिफिकेशन किसमें देखते हैं, शाबाश, सिलिकोसिस के अंदर। कोल माइन के अंदर क्या होता है, आपने कहना कोल माइनर के अंदर अंडरगोइंग कोल माइंस, स्मॉल नोड्यूल्स लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज है, अपर लोब होता है, रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज करवा सकता है, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, एंथ्राकोसिस का इधर जिक्र ही नहीं है। तो ये देखें बच्चों कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि यहाँ पे ना लिखी हो। फिर भी अगर कोई भी बच्चा जिसके अंदर कोई एक तरह का क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। अच्छा, इन सारी का ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, अगर कभी भी कोई बंदा ये पूछे कि न्यूमोकोनियोसिस की जो भी डिजीजेज होती हैं उन सब का जो ट्रीटमेंट होता है, पहले नंबर पे अवॉइड द ट्रिगर। मतलब कि आपको पता है कि एक बंदा फॉर एग्जांपल रेत की फैक्ट्री के अंदर या किसी जगह पे काम करता है, उसको कहना है कि भाईजान ये काम छोड़ दो, ठीक हो गया। दूसरे का नंबर पे आप उसको क्या कह सकते हो, आपने उसके अंदर ऑक्सीजन देनी है। तीसरे नंबर पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इनका जितना भी होता है ना, वो लंग ट्रांसप्लांट होता है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। स्टीरॉइड्स भी हम देते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स किसी किसी में देखें, हर किसी में नहीं होते थे, ठीक है। आपने ये कहना मतलब सपोर्टिव थेरेपी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सारा कुछ, और उसके बाद जो होता है वो आपका लंग ट्रांसप्लांट भी आ सकता है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है, बंदा पूछ सकता है। तो ये बच्चों था आपको मुकम्मल तौर पर न्यूमोकोनियोसिस, शाबाश एनीवन जी, क्लियर है। अब कौन बताएगा मुझे, हाँ जी, जी सर। हाँ माइक ऑन करें, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ओके बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताना है आप लोगों ने किसने कहा यस सर, कौन है, कौन है, हाँ जी कौन, अब्दुल समी है। जी सर। अब्दुल समी किकर से ग्रेजुएट हो बच्चे, तुमने पहले भी मेरे ख्याल में बताया था, किगमा का बताया था या जासू का। सर एडम का बताया था। अच्छा एटम का, सही 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 सही। इकबाल इकबाल की लोगों के बात है। साथ, सर आपसे मिले थे, आपको याद नहीं है? मुझे पता लग गया, अहमद के अहमद सिलसिले रजा। में, जी अहमद के जी सर। सिलसिले में। हाँ 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 जी हाँ, जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इकबाल खुद आया हुआ है, इकबाल शाही बंदा है भाई, निगरानी रखता है हमारी कि सर क्लास लेते हैं कि नहीं लेते। आखिरी दिनों में इकबाल ने हमें छोड़ दिया, हम कहते थे इकबाल भाई पढ़ लो, इकबाल कहते थे सर जी नहीं, अब हमने खुद ही पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई, इकबाल साहब पढ़ो। इकबाल, जी जी सर जी। इकबाल की कर रहे हैं, बच्चों को टॉफियां वगैरह तो नहीं दे रहे हैं। हम्म, नहीं तो सुन रहे हैं, आवाज बड़ी प्यारी है। सर जी उनको बाहर लेके क्या है, समोसे खिलाने के लिए।
अच्छा, समोसे खिलाने के लिए लेके गए। इकबाल, कितने बेटे हो गए माशाल्लाह? आपके साथ 4। किसे, चार? अच्छा। अच्छा, मेरे मतलब के 4 बेटे हो गए हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं यार, तुम भी अपने ही हो, इसमें क्या है। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, अभी हम जो कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ठीक है। पहले नंबर पे बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी बंदा आता है, उस बंदे के अंदर आप देखते हो कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है या एरोस्पेस के अंदर काम करता है। उसके बाद आप ये देखते हो कि एक्सेल calcification है, लिम्फोएडिनोपैथी है, उसके अंदर अपर लोब इन्वॉल्व है, तो क्या उसका डायग्नोज होगा? शाबाश। बेरिलोसिस सर। आपने क्या कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका हम देखेंगे कि उसका डायग्नोज क्या है, एक तरह का ब्रिलियोसिस होगा। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि, अच्छा इसके अंदर मैंने ना वो एक्सेल क्लासिफिकेशन वाला मुझसे गलत हो गया था, वो इसमें अंदर नहीं बोलना हमने, ठीक है, ये आपने याद करना है, ठीक है, एक्सेल वाला नहीं बोलना। उसके बाद अगर कोई भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी जनाब आपके पास एक बंदा आता है, उस बंदे के अंदर आप ये देखते हो कि वो शिप यार्ड, शिप बिल्डिंग के अंदर काम करता है, तो उसके अंदर जनाब पिछले कोई 10 साल से वो काम कर रहा है, तो क्या होगा? एस्बेस्टोसिस। वेरी गुड। अच्छा जी, एस्बेस्टोसिस के पेशेंट के अंदर ज्यादा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा देखते हैं या मीजोथेलियोमा देखते होते हैं, ये बताएं। ज्यादा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है या मीजोथेलियोमा होता है? हिस्टोलॉजिकल ब्रोंको एग्जामिनेशन बच्चों आप क्या देखते होते हो? फ्रिजीनियस बॉडीज आप किस में देखते हैं? फ्रिजीनियस बॉडीज आप किस में देखते होते हैं? फ्रिजीनियस बॉडीज, एस्बेस्टोसिस। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि हाँ जी जनाब, डंबल शेप आप किस में देखते होते हो? अकॉर्डिंगली सारी हुई। अच्छा बच्चों, आपने कहना है कि प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है। प्लूरल एफ्यूजन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड आपका इकट्ठा हो जाता है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल आपका, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये प्लूरल कैविटी है, ठीक है बच्चों, माशाल्लाह क्या बात है, कैसी कैसी डायग्राम बन रही हैं। आपने क्या कहना है, एक तरह का बच्चों, ये एक तरह का, ये आपकी एक तरह की प्लूरल कैविटी है, और उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर जब ये फ्लूइड इकट्ठा होगा तो इसको हम कहते होते हैं प्लूरल एफ्यूजन। क्या कहते हैं? एक तरह का प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लूरल एफ्यूजन हमेशा 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक प्लूरल एफ्यूजन की टाइप होती है ट्रांसुडेटिव, और दूसरी होती है जनाब आपकी एक तरह की एक्सुडेटिव। दूसरी कौन सी होती है टाइप? आपकी एक तरह की एक्सुडेटिव होती है। देखो बच्चों, ये बात आप अपने जहन के अंदर रख लो कि ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन जो होती है वो हमेशा, आपने ये कहना होता है कि उस वक्त होती है जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा होता है। क्या मतलब? आपको मैंने क्या कहा कि हाँ जी जनाब ये उस वक्त होती है जब आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसुडेटिव, एक्सुडेटिव आपकी इन्फेक्शन के साथ है, लिखें। आपने कहना है एक्सुडेटिव इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन, नंबर 1। उसके बाद आपने कहना है ट्रांसुडेटिव इज रिलेटेड टू फ्लूइड। क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड के साथ रिलेट करती है। मतलब क्या? 2 चीजें हो सकती हैं। मेरी एक बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी मैं बताने लगा हूँ। आप इस तरह समझे कि हाँ जी जनाब ये आपकी क्या एक तरह की ब्लड वेसल है, ठीक हो गया बच्चों। इस ब्लड वेसल को जो आपकी फोर्स इधर से बाहर निकालती है, उस फोर्स का नाम होता है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। क्या नाम होता है उसका? एक तरह का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है। जो फोर्स इस फ्लूइड को आपकी दोबारा ब्लड वेसल के अंदर लेके आती है उसका नाम क्या होता है? आपने कहना उसका नाम होता है ऑनकोटिक फोर्स, ठीक है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब, अगर ये ब्लड वेसल है, वो फोर्स जो ब्लड वेसल से फ्लूइड को बाहर निकालती है उस फोर्स का नाम क्या है? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। और वो फोर्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड को लेके आती है उसका नाम क्या है? आपने कहना ऑनकोटिक फोर्स है। अब देखो बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि फ्लूइड ऑफ वेसल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑनकोटिक फोर्स होती है वो क्या होती है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती होती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर एक बंदा, जिस बंदे के अंदर फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ही ना हो, क्या एक तरह का प्रोटीन ही ना हो, तो क्या उसके अंदर जो ऑनकोटिक फोर्स होगी वो होगी बच्चों? शाबाश। पहले तो ये बताइए, अगर किसी इंसान के अंदर प्रोटीन ही नहीं है तो क्या ऑनकोटिक फोर्स होगी? तो आपने कहना है कि उस बंदे के अंदर ऑनकोटिक फोर्स नहीं होगी। जब उसके अंदर ऑनकोटिक फोर्स नहीं होगी तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, क्या वो दोबारा आपकी ब्लड वेसल के अंदर आएगा बच्चों? क्या वो आपका ब्लड वेसल के अंदर आएगा? नहीं आएगा। तो इसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो सकती कि नहीं हो सकती? अब ये क्या है? ये आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपके फ्लूइड का लिंक है। तो ये कौन सी आपकी प्लूरल एफ्यूजन हुई? ट्रांसुडेटिव हुई या एक्सुडेटिव हुई? तो आपने कहना है कि ये वाली जो आपकी प्लूरल एफ्यूजन होती है वो आपकी ट्रांसुडेटिव होती है, क्योंकि इसके अंदर
अंदर क्या इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं वो किससे बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं आपके लीवर से। तो अगर किसी भी बंदे के अंदर लीवर सिरोसिस हो जाए या फिर एक तरह का लीवर सही तरह काम ना करे, तो क्या प्रोटीन्स बनेगी? तो आपने कहना है कि प्रोटीन नहीं बनती होती, और जब उस इंसान के अंदर प्रोटीन ही नहीं बनेगी, तो उस वजह से आपका जो ब्लड वेसल या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है वो आपकी ब्लड वेसल के अंदर क्या आएगा? तो आपने कहना वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं आएगा। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? प्लूरल एफ्यूजन होगी, नंबर 2। नंबर 3, अगर बच्चों हम एक डिजीज पढ़ते होते हैं, उस डिजीज का नाम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या नाम होता है उसका? एक तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो डिजीज होती है, हाँ जी, आपने कहना है जिसके अंदर जनाब आपका एक तरह का प्रोटीन यूरिया होता है। प्रोटीन यूरिया का मतलब ये होता है कि प्रोटीन उस बंदे के यूरिन के अंदर जाने लग पड़ती है, ठीक है। अब देखें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रही हैं, तो उस बंदे की बॉडी के अंदर प्रोटीन्स क्या हैं? कम हो रही हैं। जब उस बंदे की बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कम हो रही हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हाँ जी जनाब, उस पेशेंट के अंदर क्या है कि आपकी फ्लूइड जो होगा वो वापस आपकी एक तरह के ब्लड वेसल के अंदर नहीं आ रहा। जब वो फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर नहीं आएगा, तो उसके नतीजे में प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है? तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकती है। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है इसका? फाइनल रिजल्ट इसका ये है कि हम किसी भी इंसान के अंदर उस वक्त प्लूरल एफ्यूजन देख सकते हैं ट्रांसुडेटिव, अगर उस बंदे के अंदर ओनकोटिक फोर्स जो हो वो कम हो। कौन सी फोर्स हो कम हो? एक तरह की ओनकोटिक फोर्स कम हो। ओनकोटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनकोटिक फोर्स डिपेंड करती होती है बच्चों, आपने कहना प्रोटीन के ऊपर। अब इन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होती? आपने कहना है फॉर एग्जांपल लीवर सिरोसिस का जो पेशेंट है उसके अंदर प्रोटीन का प्रॉब्लम होता है। आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट जिसको जनाब एक तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसके अंदर प्रोटीन का प्रॉब्लम होता है, ठीक हो गया। आपने ये बताना है। दूसरी बात, अब आप लोग अपने जहन के अंदर कुछ यूं रखिए बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है, उस बंदे को हार्ट फेलियर है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जब किसी भी बंदे को एक तरह का हार्ट फेलियर होगा, तो आपको पता है कि हार्ट से इतना पंप नहीं कर रहा, हार्ट से जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल रहा, जिसके नतीजे में जो ब्लड होगा वो इधर से बैक जाएगा। बैक जाने के नतीजे में क्या होगा कि यही जो ब्लड होगा वो जनाब आपका ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट एट्रियम था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से गया आपकी पल्मोनरी वेसल के अंदर, पल्मोनरी वेसल से गया आपके लंग्स के अंदर। तो आपके लंग्स के अंदर जो अब जो ब्लड वापस जा रहा है, जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शाबाश, मुझे ये बता दें बच्चों। उनके अंदर जनाब आपका एक तरह का प्रेशर बढ़ेगा, तो आपने कहना है कि इनके अंदर जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। जब वो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आपकी ब्लड वेसल से जो फ्लूइड होगा वो लीक होगा कि नहीं होगा? फ्लूइड जो होगा वो एक तरह का लीक होगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बात बताई कि प्लूरल एफ्यूजन क्यों हो सकती है। आपने कहना ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन होने के सिर्फ और सिर्फ दो ही मेन वजूहात हैं। वो क्या है? या तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ज्यादा हो, या एक तरह की हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ज्यादा हो, या फिर ओनकोटिक फोर्स कम हो, या फिर एक तरह की ओनकोटिक फोर्स कम हो। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जिसके अंदर ज्यादा होती है उसका नाम क्या है? हार्ट फेलियर है। ओनकोटिक फोर्स जिसके अंदर कम होती है उनका नाम क्या है? कोई भी प्रोटीन की डिजीज है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन कम होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश, हाँ जी बच्चों, क्लियर है बच्चों? ओके, हो गया। अब देखें, आपने देखा कि फॉर एग्जांपल ये क्या होता है? एक तरह का, इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का प्लूरल एफ्यूजन कहते होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब देखें ट्रांसुडेटिव क्या होता है बच्चों। ट्रांसुडेटिव रिलेटेड करता है आपकी इन्फेक्शन के साथ और मेलिग्नेंसी के साथ। किसके साथ रिलेट करता है? इन्फेक्शन के साथ और मेलिग्नेंसी के साथ। ट्रांसुडेटिव लिंक करता होता है उस चीज के साथ जहां पर प्रोटीन जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो आपने कहना है कि आपकी एक तरह की एक्सुडेट, एक्सुडेट जो होता है, एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन वो है जो कि जनाब आपके एक तरह का किसके साथ इन्वॉल्व करता है? आपने कहना है एक्सुडेट का मतलब ये या तो वो इन्फेक्शन के साथ करेगा, या वो उस जगह पे करेगा जिसके अंदर कैंसर है, या फिर एक तरह का इसके अंदर होता क्या है? मेरी एक बात सुने, देखो बच्चों, वो इस तरह इसको कहते हैं कि अगर ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये जनाब आपकी एक तरह के एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर इन्फेक्शन होती है ना बच्चों, तो उसके अंदर जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो स्पेस है ना वो बढ़ जाती है।
ठीक हो गया। जब कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो स्पेस होती है वो बढ़ती है, तो फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड जो होता है वो एक तरह का लीक होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इन्फेक्शन को वो इस तरह कहते हैं कि इन्फेक्शन वाले बंदे के अंदर क्यों प्लूरल एफिजन होती है। अब आप खुद से, तो आपने कहना है कि इसके अंदर वस्कुलर परमिएबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जब वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसके नतीजे में जो फ्लूइड होगा वो एक तरह का लीक होगा। ठीक है। जब फ्लूइड जो होगा वो एक तरह का लीक होगा, तो इसके नतीजे में आपकी ब्लड वेसल से फ्लूइड जो होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा होगा। और इस कंडीशन को आप कहते होते हो कि हाँ जी जनाब, ये एक तरह का एक्सुडेटिव प्लूरल एफिजन है। और एक्सुडेटिव प्लूरल एफिजन आप किस में देखते हो? कैंसर के अंदर, मलिग्नेंसी के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों कि और फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन क्या है? और भाई नमूनिया इन्फेक्शन है कि नहीं है ना इन्फेक्शन। टीबी इन्फेक्शन है कि नहीं है ना इन्फेक्शन। मलिग्नेंसी ये भी आपका है। ऑटोइम्यून डिजीज जिसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई ट्रॉमा, पैंक्रियाटाइटिस, ये सारी की सारी डिजीजेस क्या है? एक तरह की एक्सुडेटिव आपकी प्लूरल एफिजन होती हैं। तो आपने कहना होता है कि एक्सुडेटिव प्लूरल एफिजन वो होती हैं जो कि इन्फेक्शन के साथ लिंक है। ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफिजन वो होती हैं जो कि जनाब आपकी एक तरह की, आपने कहना है कि एक तरह की, मतलब कि हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या लो ऑनकोटिक प्रेशर के साथ लिंक करती हैं। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों क्लियर है? शाबाश एनीवन जी। अच्छा जी। अब एक बात आप लोगों ने ना अपने जहन के अंदर रखनी है, जैसा कि आप सबको पता चलेगा कि यार ये सारा कुछ होता है। ठीक है बच्चों, प्लूरल एफिजन एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव है, इसके लिए हम एक क्राइटेरिया लगाते होते हैं। उस क्राइटेरिया का नाम होता है लाइट्स क्राइटेरिया। क्या होता है? एक तरह का लाइट्स क्राइटेरिया। अब उस लाइट्स क्राइटेरिया का मतलब क्या है? उस लाइट्स क्राइटेरिया के अंदर हमने बेसिकली तीन चीजें चलो चेक कर सकते हैं, वैसे तो दो ही होती हैं मेन। एक होता है आप कहते हो एलडीएच का लेवल चेक करते होते हो, ठीक है, और काइलोथोरैक्स, ये अभी बाद में ये करते हैं बच्चे, थोड़ा सबर सबर सबर, टेंशन ना लो, अभी कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है। एक होता है हम जो है वो जनाब एक तरह का एलडीएच का लेवल चेक करते होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है वो क्या होती है? वो ये होती है कि आपका एलडीएच के लेवल और सीरम प्रोटीन का लेवल। क्या होता है? एक तरह का सीरम प्रोटीन का लेवल। इस बात को थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा बच्चों। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जामिनर इस तरह कहे, ठीक हो गया, क्या कहे एग्जामिनर? आपको एग्जामिनर ये कहे कि आपके पास ये है कि एक पेशेंट आया, उसके प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन, प्लूरल फ्लूइड और सीरम फ्लूइड, इन दोनों के अंदर प्रोटीन की जो रेशियो है ना वो मोर देन 0.5 है। कितनी? एक तरह की मोर देन 0.5 है। नंबर वन, मतलब क्या काम किया? काम ये किया कि हाँ जी जनाब, आपने प्लूरल कैविटी के अंदर से प्रोटीन देखी और ब्लड के अंदर जितनी प्रोटीन है वो देखी। प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रोटीन है उसके ऊपर ब्लड की जो प्रोटीन है उसको डिवाइड कर दिया। अब उसका जो आंसर है वो अगर तो 0.5 के राउंड अबाउट है। कितना? एक तरह का 0.5 के राउंड अबाउट है। एक बात ठीक हो गया। नंबर टू, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर फॉर एग्जांपल एलडीएच का लेवल देखा प्लूरल कैविटी के अंदर, एलडीएच जो है वो, और उसके बाद आपने कहना है कि सीरम के अंदर एलडीएच वो देखा, इन दोनों की रेशो निकाल ली। अगर इन दोनों की रेशो 0.6 से ज्यादा है तो प्लूरल एलडीएच की रेशियो सीरम एलडीएच से आपकी ज्यादा हो 0.6। ठीक हो गया। प्लूरल आपने कहना है कि प्रोटीन आपके सीरम प्रोटीन से ज्यादा हो 0.5, या फिर आपने कहना है कि प्लूरल फ्लूइड आपका एक तरह का, आपका प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो एलडीएच है वो आपका 2/3 हो आपकी सीरम से, नॉर्मल सीरम एलडीएच से। इन तीनों कंडीशन के अंदर हम ये कहते होते हैं कि ये वाला जो है वो जनाब आपका एक्सुडेटिव प्लूरल एफिजन है। ये एक तरह का एक्सुडेटिव प्लूरल एफिजन है। अगर आप 2/3 को याद ना भी करें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों को लाजमी याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आपका ये क्वेश्चन के अंदर दिख देते हैं कि हाँ जी जनाब, प्लूरल फ्लूइड और सीरम की जो रेशियो है वो कितनी है? 0.4 है। तो आप क्या कहोगे? अगर 0.4 है तो क्या है? वो ट्रांसुडेटिव है। अगर 0.5 से ज्यादा है तो क्या है? वो एक्सुडेटिव है। वो क्या? एक तरह का एक्सुडेटिव है। क्योंकि हमने ये कहा कि प्लूरल
प्रोटीन और सीरम प्रोटीन, इन दोनों की रेशो निकाली, ठीक है। उसके बाद अगर आंसर 0.5 से ज्यादा है तो क्या एक्सुडेटिव है। प्लूरल एलडीएच और सीरम एलडीएच की रेशो निकाली, अगर 0.6 से ज्यादा है तो वो क्या है, वो आपने कहना है कि एक तरह का, आपने कहना है कि एक तरह का एक्सुडेटिव है, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि ये आपकी एक तरह की, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये क्या होती है कि ये आपका एक तरह का एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन को शो करती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक भी कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश, क्लियर हो गया जी। आगे चलें, आगे अब आप देख लें। अब देखें प्लूरल फ्लूइड एलडीएच 2/3, इसका पता क्या मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर जस्ट समझें कि एलडीएच की रेशो 90 है, कितनी एक तरह की 90 है, तो आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, जो प्लूरल का जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर एलडीएच जो है वो तकरीबन 60 होनी चाहिए, 2/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरी रेशो का 2/3 होना चाहिए। तो जब उसका 2/3 निकालते हैं तो वो कितना है बच्चों, 60 आता है कि नहीं आता 90 का, तो आपने कहना वो 60 होना चाहिए, तो वो ये कह रहा है। लेकिन इसके अंदर आप दूसरी तरफ याद कर लो, वो ज्यादा ईजी है, उसमें कोई परेशानी है ही नहीं। उसके बाद बच्चों कभी भी अगर आप लोग ये देखो कि हाँ जी जनाब, किसी बंदे के अंदर एक तरह का प्लूरल फ्यूजन है, तो उसके अंदर आपने करना क्या है। प्लूरल फ्यूजन के अंदर सबसे पहले आपने ये करना होता है बच्चों के एक्सरे करना है। बंदा आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है, ये सारा कुछ करता है, आप उसके अंदर क्या करते हो, तो एक तरह का एक्सरे करते हो। एक्सरे के अंदर बच्चों पता क्या होता है, मेरी बात को थोड़ा सा और, ये अगर एक्सरे है ना बच्चों, एक्सरे के अंदर अगर आप ये देखोगे ना, आपको ये नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना, यहाँ पे पानी व्हाइटिश हिस्सा नजर आएगा, ये आपको प्रॉपर नजर ही नहीं आएगा। और इस कंडीशन का प्लूरल विजन कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का, इस कंडीशन को आपने क्या कहना होता है कि एक तरह की प्लूरल विजन कहते हैं। तो आपने कहना है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कौन सी करते हैं, आपने कहना है कि हम करते होते हैं एक्सरे। और एक्सरे के अंदर आप क्या देखते हो, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, एक्सरे के अंदर हम ये देखते होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अगर हमारे पास है और उस पेशेंट के अंदर जो है वो जो लोअर हिस्स पार्ट है, लोअर पार्ट है, ठीक हो गया, वहां पर आप क्या देखोगे, आपने कहना है कि उस हिस्से के ऊपर एक तरह का वाइटिश हिस्सा मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, एक तरह का वाइटिश जो हिस्सा होगा वो एक तरह का इन्वॉल्व होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना अब हम आते हैं कि एग्जामिनेशन के ऊपर क्या देखेंगे। देखो बच्चों, जब कभी भी हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन के बाद पेशेंट आता है, तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, परकशन डलसेंस, ठीक हो गया, ब्रेथ साउंड्स आपने कहना है कम, टेक्टाइल फेरमिटस आपने कहना है कि कम, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये सारी की सारी चीजें हम ये देखते होते हैं। तो आपने कहना है कि प्लूरल फ्यूजन के अंदर आपकी सारी चीजें एक तरह की कम हो रही होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, ये कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये आपको पता हो। उसके बाद बच्चों क्या मैंने कहा, डलनेस इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बुक की तरफ लेके जाता हूँ, यूएसएमएल फर्स्ट एड के अंदर, उसके अंदर बड़ा प्रॉपर्ली मजे का लिखा हुआ, आपने सारा रट्टा लगाना है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का कोस्टोफ्रेनिक जी, वाइट पेस्टिस हम देखते होते हैं, ठीक है। वाइट पेस्टिस, वाइट कलर की हमने वो फॉर्मेशन सारी देखनी होती है, ये आपको पता लगता है, यहाँ पे सारा वाइटिश आ जाता है, जो जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है, जिसको आप प्लूरल एफ्यूजन कहते हो। एक बंदे को प्लूरल एफ्यूजन है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे, शाबाश, हाँ जी क्या सोचते हो। सबसे सर पहले थ्रोकोसेंगे। थ्रैकोसेंटेसिस आपने किया, क्या थ्रैकोसेंटेसिस या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से आपका मुकम्मल तौर पर बंदा ठीक हो जाएगा। वो तो यही कहेगा ना, ये तो 2 महीने पहले भी मैंने करवाया था, ये 1 महीना पहले भी करवाया मैंने, हैं। इंटोबेशन, खुदा दा वास्ता ये इंटोबेशन करने लग गए हैं। एक ही बंदा मर रहा है जिंदा, जिंदा इंटोबेट करने लगे हैं। सबसे पहले आपने फ्लूइड निकाल के उसको सैंपलिंग के लिए भेजना है कि भाई हो क्यों रहा है। अगर किसी को कैंसर है, वहां पे एंटीबायोटिक देते रहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। आपने कहना है अंडरलाइन कॉज को फिर ठीक करना है। माना है कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स की थेरेपी देनी है, लेकिन मेन चीज ये क्या है कि आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को हार्ट फेलियर है और उसके अंदर आप एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, तो क्या ठीक हो जाएगा वो। आपने कहना है कि हार्ट फेलियर को ठीक करोगे तो बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अंडरलाइन कंडीशन कॉज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज और एंटीबायोटिक थेरेपी ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे को, बंदी आपके पास आती है, उसको प्लूरल एफ्यूजन है, साथ उसको ओवेरियन कार्सिनोमा है, ये क्या हो सकता है, ओवरी के अंदर ट्यूमर है, ये क्या हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं। अगर कभी भी कोई फीमेल है जिसके अंदर ओवरी के अंदर ट्यूमर है
साथ उसके अंदर प्लूरल एफिजन है, तो इस कंडीशन को हमने क्या कहना है, इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, शाबाश। किसी को पता है इसकी वजह से? ओ वेरी गुड ईशा बच्चे, शाबाश। सोहा वेरी गुड बच्चे, शाबाश। ईशा शाबाश बच्चे। आपने कहना होता है सोनिया वेरी गुड बच्चे, शानजा वेरी गुड बच्चे। आपने कहना इस कंडीशन को हम कहते हैं मैग सिंड्रोम। क्या कहते हैं? एक तरह का मैग सिंड्रोम कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ, ये बंदा पूछ सकता है। ये था बच्चों आपके एक तरह का प्लूरल एफिजन। देखो जी, नीमोथोरैक्स आपका हो गया, प्लूरल एफिजन आपका हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। लंग कैंसर आपका हो गया था। ये नॉन नोड्यूल्स हो गए थे। उसके बाद उसके बाद हाँ हाँ हाँ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपका कर लिया था हम लोगों ने। पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहता है, और साथ 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 रिस्पिरेटरी एआरडीएस ये रहता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दो, हाँ, ये एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर उसी का पार्ट है। दो 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 दो, ये सारा हो गया। लो जी। अच्छा जी, जो लगे हुए थे कि सर जी पूरे टाइम, भाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, पूरे टाइम के ऊपर ही हो रहा। अब टोटल मिला के आपके 3 टॉपिक्स रह गए। ऐसे ही है कि नहीं भाईजान? अहमद भाई बैठे हुए हो? अच्छा जी, अब देखो, अगर कभी भी एग्जामिनर बच्चों आप लोगों से इस तरह क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल एक तरह का, आप ये पूछते हो कि कोई भी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हुआ, क्या हुआ? एक तरह का इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हुआ उसको, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होने के बाद उसके अंदर क्या है, सांस का प्रॉब्लम है, लो ग्रेड फीवर है, मलेज उसको है, उसके बाद उसने जो कफ है वो कंटिन्यूस उसको स्टार्ट है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो जनाब आपका एक तरह का बाईलेटरल, जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें एक तरह की रेल्स नज़र आती हैं, फील होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? आपने कहना इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। इसका मतलब क्या है? बाज़ औक़ात ना, अच्छा मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। इसके अंदर बच्चों पता क्या है? एलर्जिक न्यूमोनाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एज़िनोफिलिक न्यूमोनाइटिस, ये आप 2-3 चीज़ें अभी पढ़ोगे। हम जिनाह के अंदर जब मैं काम कर रहा था ना, तो उस वक़्त हमारी एक सीनियर मैम थी, उनका ये हिसाब था कि एक एक बंदी आता है, वो जनाब उसको साँस का बड़ा ज़्यादा मसला होता है। वो एकदम हमें साँस का मसला ले रहा है और कर रहा है, उसके बाद जनाब प्रॉब्लम उसको हो रही है। हमने देखा यंग बंदा है, सिगरेट भी नहीं पीता। जब हमने देखा यार यंग बंदा है, सिगरेट भी नहीं पीता, और उसके बाद ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं है जो कि प्रॉपर हो, और फिर भी इसके साथ ये रिलेट कर रहा है, सैचुरेशन उसकी फिर भी इस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? तो वो जैसे होते हैं, जब प्रैक्टिस एक और चीज़ है, पढ़ाना एक और चीज़ है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। प्रैक्टिस के अंदर जनाब जब आप जाते हो तो आप जितना बातें करते हो, आपके माइंड के अंदर उतने आइडियाज़ आते हैं कि हाँ, ये पेशेंट इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। अब हम सोच रहे थे यार इसको क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब हम सारे परेशान हैं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या लिखें प्रॉपर्ली, ये वो। अच्छा, उसी हिस्ट्री के दौरान हमारी कंसल्टेंट आती है और वो ये कहती है, उससे पूछती है कि अच्छा मुझे ये बताएँ कि घर के अंदर कोई पेट्स वगैरह रखे हुए हैं? और वो कहता है जी, जी रखे हुए हैं। ठीक है? और उस वक़्त मैम कहती है कि अच्छा इसको जो मसला बन रहा है वो पेट से बन रहा है। ठीक है? तो आपने कहना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर के अंदर कोई कबूतर रखे हों, कोई पेट्स रखे हों, ठीक है? और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम बन सकता है, या फिर आप जिस जगह पे काम करते हो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम बन सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ठीक है बच्चों? और आपने कहना है इसके अंदर हम क्या करेंगे? आपने वो जो कि ट्रिगरिंग एजेंट है, जो कि एक्सपोज़र जिसका हो रहा है, उसको जनाब बाहर फेंकना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? आपने स्टेरॉइड्स देने हैं। यही बात बच्चों लिखी हुई है। क्या करना है? दूसरे नंबर पे क्या देने, एक तरह का स्टेरॉइड्स देने होते हैं बच्चों। ठीक हो गया? तो अगर कभी भी आप लोगों से ये बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब ये क्या है? तो आपने कहना उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं? एक तरह का स्टेरॉइड्स देते हैं। अब आ जाओ जनाब, नेक्स्ट हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है जनाब आपका एक तरह का पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इसको देखते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखो बच्चों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में सर इसमें ग्लोमेरुलर अपीयरेंस होगी ना? हाँ, इसके अंदर हो सकती है, बिल्कुल। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अच्छा जी, यार ये आप देखते होंगे कुछ बच्चे जो है ना वो क्लास के अंदर बहुत माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं। आप लोग भी रहो,
उसकी ये रीज़न होती है कि इसी बेस के ऊपर हमें पता लगता है कि कौन-सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन-सा जनाब नहीं पढ़ रहा। ठीक है? मुझे भी पता है यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 15 बंदों के दरमियान में क्लास ले रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जनाब वो जनाब साथ शवारमा खा रहे होंगे और साथ बैठे होंगे क्लास लेने। तो इस तरह का सीन होता रहता है और तो बेहतर ये है कि क्लास के टाइम ना प्रॉपरली एक अपना टाइम बनाएँ कि भाई इस टाइम के अंदर मैंने पढ़ना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इसके अंदर मैंने अपना 100% देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता है कि हम जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं, उनमें से कुछ न कुछ हम सीख रहे हैं, कुछ न कुछ क्या सारा कुछ कर रहे हैं। और मैं एक्सट्रीमली अकेला सुन रहा हूँ आपको। क्या भाभी नहीं है? अच्छा जी। बिल्कुल सर जी, अच्छा। अब देखो कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आगे क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन या कोर पल्मोनेल होता क्या है बच्चों? देखें, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर आपने एक बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम एक तरह का पल्मोनरी वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है एक तरह का पल्मोनरी वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो एक तरह का बच्चों आपने कहना है बढ़ जाता है, ठीक हो गया? और जब कभी आपकी पल्मोनरी वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते होते हैं। तो अगर कभी भी अगर आप लोगों से कोई बंदा ये पूछे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है? तो आपने कहना है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है कि जब आपका एक तरह का प्रेशर जो है वो पल्मोनरी वेसल्स के अंदर या पल्मोनरी स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हो। लेकिन बात ये है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती क्यों है किसी भी इंसान को? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती क्यों है? इसको बच्चों हम मुख्तलिफ तरह का आंसर देते हैं, मुख्तलिफ तरह के इसके रिस्पॉन्स होते हैं। अब हम एक-एक चीज़ को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पहले नंबर पे आपने क्या कहना है, इसको हम बेसिक से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, दोनों जगहों से करेंगे, ठीक हो गया? आपने ये कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होती है? प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसके अंदर जनाब फीमेल को एक तरह का कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, ठीक हो गया? आपने कहना है कि जो प्रॉब्लम आई है वो लंग्स के अंदर से आई है, किसी और जगह से नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी के अंदर क्या आ सकता है? प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो आपने कहना है कि प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसके अंदर आपने ये कहना है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है? एक तरह का लंग्स के अंदर है, प्राइमरी साइड के अंदर है, दूसरी किसी साइड के अंदर नहीं है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर लंग्स के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब अगर कोई बंदा ये स्मोकिंग करता है, तो उसके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आपने कहना इसकी वजह से हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के अंदर हम ये देखते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिज़ीज़ है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती है। ये लंग्स की बीमारी और दूसरा है, लेकिन है तो मेनली लंग्स की बीमारी की वजह से ही हो रही है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। उसके बाद या फिर आप ये देखते हो कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होती है। क्या होती है? एक तरह की सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होती है बच्चों। वो आपकी हार्डनिंग आपकी कर देती है आपके पल्मोनरी स्ट्रक्चर्स की, उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद आपने क्या कहना है? आपने ये कहना होता है बच्चों कि और इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं? इसके अलावा आपने कहना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का नंबर 4 आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं बीएमपीआर2 जीन। क्या कहते हैं एक तरह का? बीएमपीआर2 जीन, ठीक हो गया बच्चों। बीएमपीआर2 जीन जो होता है ये वो जीन होता है जो कि आपके अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा? आपने कहना है कि आपकी एक तरह की पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होगा? आपने कहना है कि ब्लड वेसल्स जो कि पल्मोनरी स्ट्रक्चर की वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होंगी। जब ब्लड वेसल जो होंगी वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट होंगी तो आपने कहना है कि इसकी वजह से क्या होता है कि हाँ जी जनाब आपका पल्मोनरी जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक तरह का ज़्यादा हो जाता है। आगे देखो, आपने ये देखा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ओ भाई नंबर 5 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाए। जब किसी भी बंदे का लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड वापस आएगा। जब किसी भी बंदे के अंदर ब्लड वापस आएगा, ठीक हो गया? तो उसके नतीजे में आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब पल्मोनरी एडीमा हुआ,
पल्मोनरी एडीमा तो होगा बच्चों। जब पल्मोनरी एडीमा होगा तो पल्मोनरी जो एडीमा होने की वजह से जो पल्मोनरी वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, एक तरह का पल्मोनरी हाइपरटेंशन देख सकते हैं। उसके बाद और क्या, अगर कोई भी डिजीज ऐसी है जो कि फाइब्रोसिस करवाती हो, उसके अंदर हम नहीं देख सकते। अगर सीओपीडी की डिजीज़ है उसके अंदर हम नहीं देख सकते। बच्चों जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरह की डिजीज़ थी, हाइपोक्सिया भी करवाता है ना, हाइपोक्सिया मतलब कि एक तरह का आप ये कह सकते हो, ठीक हो गया। हाइपोक्सिया अगर किसी बंदे के अंदर होगा, जैसे कि क्रोनिक लंग डिजीज़ के अंदर आप क्या देखते हो? हाइपोक्सिया देखते हो। टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता था? मैंने कहा था अगर किसी भी जगह पर टिश्यू ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वहाँ पर हर जगह पे डायलेशन होती है, लेकिन लंग्स बाहर ऐसे ऑर्गन है जहाँ पर क्या होती है, एक तरह की आपने कहा ना कंस्ट्रिक्शन होती है। तो फिर क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल लंग्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, उतना ज़्यादा ब्लड जो होगा, प्रेशर जो होगा वो जनाब लंग्स के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वज़ह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हम देखते होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद आपने क्या कहना है? अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि फाइब्रोसिस करवाती हो, लंग्स की फाइब्रोसिस करवाती हो, कोई डिज़ीज़ है, कौन-सी ऐसी अगर कोई आपकी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक डिज़ीज़ होती है। अगर कोई ड्रग ऐसी है जो कि फाइब्रोसिस करवा रही है, जैसे कि अमायोड्रोन है, आप एक ये लिख लो, अमायोड्रोन की एक ड्रग होती है जो कि फाइब्रोसिस करवाती है। तो बात करने का मतलब ये है भाईजान कि कभी भी अगर एग्जामिनर आपके पास आएगा ना, तो उसके अंदर आपको ये कहा जाएगा कि या उसको सीओपीडी है, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, या उसको हार्ट डिजीज है, या फिर उसको एम्फीसिमा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ये कोई ना कोई डिजीज लिखी जाएँगी और उसकी वजह से क्या हुआ कि पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। क्वेश्चन ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है तो आगे क्या होता है? अब ये क्वेश्चन है। बच्चों जब भी आपकी बॉडी के अंदर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो ये आप बहुत समझदार खुद हैं, आपको पता है कि अगर ये आपके लंग्स हैं और उसके बाद ये आपका एक तरह का हार्ट है, तो जब भी आपका इधर से ब्लड इधर जाता था और आपके लंग्स के अंदर अगर प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो जो ब्लड होगा वो जनाब इधर से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से जनाब आपको जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन से आपने करना इंफीरियर वेना के साथ जनाब आपका लीवर के अंदर क्या, लीवर के अंदर जनाब जैसे-जैसे फ्लूइड वापस जाता जाएगा लीवर की तरफ और उधर से फ्लूइड लीक होता जाएगा और अब्डोमिनल कैविटी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम कहते हैं असाइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का असाइटिस कहते होते हैं। बात करने का मतलब क्या है? अगर कोई भी बंदा आपके पास एक तरह का पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ आता है तो उसके अंदर राइट साइड हार्ट फेलियर लाज़मी होगा। उसके अंदर जनाब आपने कहना एडीमा होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते होते हैं बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक किसी एक सिंगल पॉइंट की भी समझ नहीं आई, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ जी सर जी, हमें इस बात की पता नहीं चला। और एक बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन आप कहते कब हो? जब आपकी पल्मोनरी वास्कुलेचर के अंदर आपका ब्लड प्रेशर 25 mmHg से ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए? एक तरह का पल्मोनरी प्रेशर आपको 25 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तब उसको आप ये कहते होते हो। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा ही होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई। अब देखें कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हम एक ट्रीटमेंट के अंदर क्या देंगे? सबसे पहले आपने कहना अंडरलाइन कॉज़ को ट्रीट करें। भाई जिस वजह से हो रहा है वो तो ठीक करो ना, ठीक है? दूसरा क्या करना है? हम बुसेंटिन की टैबलेट देते होते हैं। बुसेंटिन क्या काम करती होती है? वो बीएमपीआर2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ठीक हो गया? जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? आपने कहना है कि उसके नतीजे में जनाब आपने देखना है कि अब फिर एक तरह की डायलिटेशंस होना शुरू हो जाएँगी। अभी हम पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है? अब देखें, डिफाइंड एज़ मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मोर देन 25 mmHg, ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद क्या है? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, पल आर्टेरियल पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाई पल्मोनरी वेनस प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पढ़ा है हमने, हाइपॉक्सिक वासोकंस्ट्रिक्शन पढ़ा है हमने, क्रोनिक एम्बोलिज्म हमने पढ़ा है बच्चों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन विद एन अनक्लियर मल्टीफैक्टोरियल एटियोलॉजी, वो भी मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर मल्टीपल एक तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक हो गया? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जिसके अंदर मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि आगे जो फर्दर जो चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर रखनी है वो क्या? आपने ये कहना है कि इसकी वजह से प्रेज़ेंट विद डिस्निया, उसके बाद आपने कहना है डिस्निया के साथ प्रेज़ेंट किया, उसके बाद एक्सर्शनल फटीग, लेथार्जी, सिंकोप, चेस्ट पेन, उसके बाद राइट साइड हार्ट फेलियर, एडिमा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, ये सारा कुछ हम देखते होते हैं, ठीक है? हिस्ट्री आपने लेनी है, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, हार्ट डिजीज़, सिकल सेल, एम्फीसीमा, ये सब के बारे में आपने डिजीज़ लेनी होती है। अब देखो बच्चों, कभी भी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी बंदे के अंदर एक तरह का पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखते हो तो उसके अंदर आप क्या देखोगे? आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, जब फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखते होते हैं तो सबसे पहले उस बंदे के अंदर क्या होता है कि राइट साइडेड जो है वो जनाब आपके वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है।
जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो ये स्टिफ हो जाता है बच्चों। इसकी वजह से आप एक नॉर्मल हार्ट साउंड सुनते हैं जिसको हम कहते हैं S4, ये याद रखिएगा। S3 आप तब सुनते होते हो जब फ्लूइड ओवरलोड होता है। S4 आप तब सुनते हो जब हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। ये दोनों चीजें आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है, ठीक होगा बच्चों? और ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि हाँ जी जनाब, कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से जो बंदा आपका S2 सुनेगा वो पाल्पेबल होगी, बहुत लाउड होगी। S2 जो होगी यानी कि वो आपने कहना लाउड होगी। S2 क्या होगी? एक तरह की लाउड होगी। उसके बाद आपने ये कहना होता है बच्चों कि हम इसका डायग्नोज कैसे करते हैं। मुझे ये बताओ कि एक बंदा जिसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आप ईसीजी के अंदर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, हम ईसीजी करवाते हैं। एक बंदा जिसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसके अंदर आप कैसे देख सकते? एक्सरे, एक्सरे आप करवाते हो, एक्सरे के अंदर आपको पता चल जाता होता है। उसके बाद जब किसी बंदे को एक तरह का राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो इसके लिए हम दिल के खाने नहीं देख सकते, जिसके लिए हम क्या करवाते हैं? एकोकार्डियोग्राफी। तो एकोकार्डियोग्राम करवाओ भाई, ये आपने कहना है। और ट्रीटमेंट क्या है? ऑक्सीजन देंगे, एंटीकोगुलेंट थेरेपी देंगे, वेज़ोडाइलेटर देंगे, डायूरेटिक्स देंगे और उसके बाद वो सेंटिन वगैरह देंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पे देखें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, एंटीकोगुलेंट, वेज़ोडाइलेटर, डायूरेटिक्स, राइट साइड हार्ट फेलियर, उसके बाद अंडरलाइन कॉज जो होगा उसको हमने ठीक करना है। अभी हम आते हैं बेसिक के अंदर, और बेसिक के अंदर एक बार मैं आप लोगों को रीड करवा देता हूँ बच्चों। सर ईसीजी भी कैसे पता चलेगा? राइट एक्सिस डेविएशन होता है। राइट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन कैसे होता है वो हम एक तरह का, वो अभी हम उधर देखेंगे कि ये इंशाल्लाह सीवीएस के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लीड्स को देखना पड़ता है राइट एक्सिस डेविएशन के लिए। ठीक है, अब देखें बच्चों, ये सारी चीजें लिखी हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है बंदे को, एलिवेटेड 20 mmHg से ज्यादा 25 mmHg तक किसी का प्रेशर हो, रिजल्ट इन एथेरोस्क्लेरोसिस, मीडियल हाइपरट्रॉफी, इंटीमल फाइब्रोसिस, पल्मोनरी आर्टरी प्लेक्सिफॉर्म लीजन, हाई पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस से क्या होगा? राइट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर फेल हो गया। ओके, आगे देखो, आगे क्या है? पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन ग्रुप 1 के अंदर आप क्या देखते हो? तो सर चार्ज लगा लें आईपैड। ओ यार, एक मिनट यार। हेलो 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 हेलो, जी जी सर। सर। सर आ रही है आवाज में? अच्छा यार, तो अब देखो बच्चों के फॉर एग्जांपल पल्मोनी हाइपरटेंशन हम किस किस कंडीशन में देख सकते हैं? आपने कहना है कि पल्मोनी हाइपरटेंशन हम देख सकते हैं अगर किसी बंदे को हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइडेड, और मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है वैसे। ठीक है, उसके बाद हम किस वजह से देख सकते हैं? अगर किसी बंदे के अंदर BMPR2 रिसेप्टर का प्रॉब्लम है,
और किसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर किसी के अंदर लंग्स की डिजीजेज है जैसा कि सीओपीडी वगैरह है। और किसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर किसी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो थ्रोम्बाई है या माइक्रो एम्बोलिज्म है। और किसके अंदर देख सकते हैं, कुछ ड्रग्स हो गई, ठीक है, उसके बाद कुछ मेटाबॉलिकल इफेक्ट हो गए, हेमाटोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो गई। इन सारी के अंदर क्या होंगे, एक तरह के हम ये देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, एक एक चीज हमने पढ़ी, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ऑफन आइडियोपैथिक फीमेल मेल से ज्यादा होती है, जो कि आइडियोपैथिक होती है। आइडियोपैथिक का मतलब ये होता है जिसका आपको पता ही नहीं है कि एवं ही होगी है। Hereditary pulmonary arterial hypertension can be due to an inactivating mutation or in BMR2 gene, normally inhibit vascular smooth endothelial proliferation। नॉर्मली ये क्या करता होता है, एक तरह का इनहिबिट करता होता है स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन। लेकिन अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, आपने कहना ये आपकी ब्लड वेसल है ना बच्चों, मेरी बात थोड़ा सा सुनिएगा, ये आपकी ब्लड वेसल है। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो ब्लड वेसल किसकी बनी है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। अगर म्यूटेशन होगी तो एंडोथेलियल सेल से एंडोथेलिन ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। एंडोथेलिन जैसे ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, एंडोथेलिन वो होता है जो आपकी ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो अब आपकी ब्लड वेसल जो होगी वो जनाब आपकी तंग हो जाएगी। जब आपकी ब्लड वेसल तंग हो जाएगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, शाबाश मुझे ये बताइएगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बच्चों, तो आपने कहना है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगी वो एक तरह की बढ़ जाएगी। जब इस बंदे के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम ये पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। ऑफन आइडियोपैथिक फीमेल मेल से ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि हेरिटेबल पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कैन बी ड्यू टू एन इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन BMPR2 जीन, नॉर्मली इनहिबिट वास्कुलर स्मूथ एंडोथेलियल पुअर प्रोग्नोसिस, पल्मोनरी वास्कुलर क्या होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन व्हिच रिजल्ट इन वैसोकंस्ट्रिक्शन, वह एक तरह की वैसो कंस्ट्रिक्शन इसके अंदर हो रही है। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपका क्या होगा, आपने कहना है कि आपका ब्लड प्रेशर एक तरह का बढ़ जाएगा। अब हमने क्या काम करना होता है, आपने कहना है कि कुछ और ड्रग्स भी हैं जैसा कि जो कि ये करवाती हैं, एम्फेटामिन, कोकेन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, HIV इन्फेक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, शिस्टोसोमियासिस, ये भी जनाब आपकी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन करवा सकती हैं। आगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का आपको वैसे मैं बता चुका हूं कि जब आपका हार्ट फेल होता है तो ब्लड वापस जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। कैस कैन इंक्लूड ये सारा बस वल्वुलर और हार्ट प्रॉब्लम। लंग डिजीज सीओपीडी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब आपकी सीओपीडी होगी तो बच्चों आपके ब्लड को अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी तो टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो पल्मोनरी हाइपोक्सिक वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड के अंदर बीमन का आप देख सकते हो, राइट साइड हार्ट फेलियर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, छोटे छोटे क्लॉट जो होते हैं वो भी आपने कहना है कि हाँ जी जनाब पल्मोनरी ब्लड फ्लो को वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। बाकी मल्टीफैक्टोरियल ग्रुप 5 का मतलब ये होता है बच्चों कि इसके अंदर मल्टीपल कॉजेज हैं। मतलब क्या, इसके अंदर सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी है, हिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, इसके अंदर पल्मोनरी प्रॉब्लम भी है, ट्यूमर के प्रॉब्लम, सब कुछ इसके अंदर एसोसिएट करेगा। तो आपने कहना है कि इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश। इसके अंदर हम जो टैबलेट देते हैं वो देते हैं ऐसी टैबलेट या तो वो BMPR2 रिसेप्टर को वैसे ब्लॉक कर दे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये काम करते होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करे। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम करेगी, ब्लड वेसल को डायलेट करेगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो होगी वो जाएगी। लेकिन अभी ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे फुल डिटेल के अंदर कल। कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है। बच्चों ये टेबल आपने रट्टा लगाना है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल के अंदर बस आपने एक चीज याद रखनी है, वो क्या, आपने कहना है कि नीमोथोरेक्स वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हाइपर रेजोनेंस होता है। बाकी सब के अंदर क्या होता है, क्या कह रहे हो। मैं तभी तो याद किया, मैं यार ये याद करती जिसका होगी, माइक है याद ना कर इसको लूंगा थोड़ा इसको। घर बात कर रहा होगा बेचारा। गुराया। मोहब्बत में गिरफ्तार थे दोनों, ओ यार, मुझे मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार थे दोनों। अरे यार, सर आप बात कर दें, सर आप बात अच्छा कर जी। सकते हैं। मैंने म्यूट कर दिया है, वो मोबाइल से कर रहा था, उधर से नहीं हो रहा था। अब देखो मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं थे दोनों,
भाई कर दिया जनाब। अंदरों ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ थोड़ी थोड़ी और सुन लीजिए, ऊपर ऊपर से कह रहे हो यार ये अच्छा नहीं किया सर जी, आपने बहुत बुरा किया। सर जी अच्छा वाला आप, सही चल रहा था सब कुछ, अल्लाह आपसे पूछे। ये बुरा किया आपने, देखे हैं। सर ये रिकॉर्डिंग में भी आ गया। तो रिकॉर्डिंग में आ गया, कोई मसला नहीं है, सुनने वाले को भी इंजॉय होना चाहिए ना। प्राइमरी अफेक्टिंग है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे करता है। यूरिनरी इन्फेक्शन शिस्टोसोमियासिस नहीं, इसका ऐसा इसके साथ नहीं लिंक, लेकिन ब्लैडर सेल कार्सिनोमा करवा सकता है। इधर से लिखा हुआ है प्राइमरी अफेक्टिंग द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड इंटेस्टाइन। बच्चे मेनली आपका जो प्रॉपर इसका जो मेन लिंक होता है ना, वो ब्लैडर कार्सिनोमा के साथ होता है। तो उन्होंने इस वजह से लिखा होगा कि हाँ जी जनाब ब्लैडर के अंदर है तो इन्फेक्शन करवा सकता है यूटीआई, वो भी कौन सा, हिमाटोबियम। हिमाटोबियम इसकी टाइप्स होती हैं, 3 इसकी क्लासिफिकेशन होती है। अब देखें बच्चों, प्लूरल एफिजन है, ये आपने लाजमी पढ़ना है। प्लूरल एफिजन है तो प्लूरल एफिजन के अंदर आप क्या देखते हो, ब्रेथ साउंड्स कम है, परक्वेशन डल है, फर्मिटस कम है। आपने बस एक चीज अपने ज़हन के अंदर रखनी, वो क्या, आपने कहना है कि हर किसी के अंदर सब कुछ कम है। हर किसी के अंदर ब्रेथ साउंड कम है, हर किसी के अंदर वोकल फर्मिटस कम है, हर किसी के अंदर डल है, एक्सेप्ट वन, वो कौन सा, नीमोथोरेक्स। नीमो के अंदर क्या है, एयर है। तो जिसके अंदर आपकी एयर है उसके अंदर आपने कहना है कि हाइपर रेजोनेंट होगा, बाकी सब कम होगा। आई समझ की नहीं आई। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, हाँ मैं शेयर कर दूंगा बच्चे। आपने कहना है कि एक तरह का प्रिकॉशन जो होगी वो क्या होगी, एक तरह की हाइपर रेजोनेंट होगी। क्या होगी, एक तरह की हाइपर रेजोनेंट होगी, बाकी सब कुछ क्या होगा, एक तरह का कम होगा। किसके अंदर, नीमोथोरेक्स के अंदर। ये बात आपने याद रखनी क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आता होता है। आपने कहना नीमोथोरेक्स वह डिजीज है जिसके अंदर आप क्या देखते हैं, हाइपर रेजोनेंस प्रिकॉशन देखते हैं, बाकी सब कुछ कम। क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन जी। वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब आपके जो टॉपिक्स रह गए हैं वो थोड़े से, इंशाल्लाह वो हम कल तक आपका ना कर लेंगे इंशाल्लाह। कल तक आपका ना रगड़ा लग जाएगा ये सारे का सारा। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश। आज हमने क्या क्या पढ़ा है,